हेलो क्लास 12 के बच्चों, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में प्रीवियस वीडियो में बात की थी रिगार्डिंग द स्ट्रेटेजी फॉर नीट 2021, उसी को ध्यान में रखते हुए, उसी स्ट्रेटेजी को देखते हुए हमने वन बाय वन एक स्ट्रेटेजी सोची हुई कि वहां पे हम लोग क्या करेंगे, पूरा एनसीईआरटी को रिकॉल करने की ट्राई करेंगे, जहां पे क्विक रिवीजन होगा। क्विक रिवीजन माने कि एनसीईआरटी के मुख्य जितना भी पॉइंट होगा उसका डिस्कशन होगा, फॉर्मूला बेस्ड डिस्कशन होगा। देन आफ्टर हम जितने भी नीट के फ्रॉम द 1988 टू 2020 तक का जितना भी पेपर सॉल्यूशन है टॉपिक वाइज, जैसे कि फर्स्ट टॉपिक आपको दिख रहा है ऑन द स्क्रीन इलेक्ट्रिक चार्ज, उसी के रिलेटेड जितने भी अब तक नीट में क्वेश्चन पूछे गए होंगे सारे हम क्वेश्चन सॉर्ट आउट करने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट क्या करना है हमें कि आपको पूरा कॉन्सेंट्रेट के साथ देखते रहना है। नेक्स्ट, हमने जैसे कि आपको प्रॉमिस किया था कि आपको पूरे वीक में सिर्फ 2 दिन निकालना है, सैटरडे और संडे। सैटरडे और संडे आपको निकलना है और आत्मनिर्भर के हिसाब से आगे बढ़ना है। और हम एक और से क्या कर रहे हैं कि भाई एनसीईआरटी को पूरा रिकॉल करने की ट्राई कर रहे हैं कि भाई एनसीईआरटी के जो मेन पॉइंट्स होते हैं, कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, और क्विक मेथड में जो भी कॉन्सेंट्रेट रहेगा ऑन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वहां पे जो भी कंसेप्ट यूज होने वाला है उसको बहुत डिटेल में देखेंगे, लेकिन जो थियरी होगा वो हम स्पीडी रिकॉल करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। फर्स्ट टॉपिक हमने जो लिया हुआ है यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है बच्चा, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने हमारा टॉपिक, हमारा जो यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक, किसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक को अगर हम सेपरेट करेंगे तो 2 वर्ड हमको दिखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट one is that electron and the second one is that static. Now what is the meaning of electro? electro को मतलब होता है चार्ज, उसका क्या मतलब होता है चार्ज, एंड द स्टैटिक का मतलब होता है कि स्टैटिक मतलब माने क्या कि अगर कोई चीज स्टैटिक यानी एट रेस्ट कंडीशन में होना चाहिए, एनीथिंग डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, मतलब मैं बोले दो एट रेस्ट। अगर इस दोनों वर्ड को हम कंबाइन कर दे, यानी इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक को कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, इट्स इन वन टाइप ऑफ फिजिक्स दैट डील विथ चार्ज इज एट रेस्ट। चार्ज इज एट रेस्ट, ये सिंपल मतलब होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब पता चल गया कि भाई एक वर्ड इलेक्ट्रो है, सेकंड वर्ड है स्टैटिक, एंड दोनों को जोड़ के जो हमारा मतलब बन रहा है उसको क्या बोलते हैं, चार्ज इज एट रेस्ट। तो अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि भाई व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चार्ज। हम बहुत बार ये चीज यूज करते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चार्ज। हमने स्टैंडर्ड 10 में भी लर्न किया होगा, बहुत सारे बार हमने इलेक्ट्रिसिटी लर्न किया होगा, इलेक्ट्रिक करंट लर्न किया होगा, लेकिन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। चलिए, तो इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे लिखा गया है इट इज एन फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इलेक्ट्रिक चार्ज और कुछ नहीं, इट्स वन टाइप ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट कॉज इट टू एक्सपीरियंस अ फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। सिंपल याद रखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज दैट इज एसोसिएटेड विद द मैटर। अगर शॉर्ट में मैं बात करूं तो उसको क्या बोल सकते हैं हम, एसोसिएटेड विद मैटर। एसोसिएटेड विद द मैटर। ठीक है, जहां पे मैटर होगा, मैटर तो उसके अंदर क्या होगा, चार्ज होगा। तो क्या हम इसका उल्टा सोच सकते हैं, देखो जैसे कि मैं बात कर रहा हूं पार्टिकल की, एक चीज याद रखें, चार्ज और मैटर। चार्ज क्या है, वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। तो चार्ज होगा, मैटर होगा, लेकिन क्या मैटर एग्जिस्ट करता है विदाउट चार्ज। क्वेश्चन सुनिए, मैटर एग्जिस्ट करेगा विदाउट चार्ज, यस और नो। इज मैटर एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, व्हाट यू थिंक दैट। जैसे कि मैटर के बिना चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा, मैटर के बिना चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेकिन उसका उल्टा सोचे, क्या चार्ज के बिना मैटर एग्जिस्ट कर सकता है। तो हमारा आंसर होगा डेफिनेटली यस। आपने न्यूट्रॉन का नाम तो सुना ही होगा, न्यूट्रॉन।
न्यूट्रॉन का क्या होता है, न्यूट्रॉन चार्जलेस है, लेकिन न्यूट्रॉन का मास होता है दैट्स 1.1 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, जैसे कि आपको पता होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज दैट्स वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, इट कॉज टू एक्सपीरियंस अ फोर्स व्हेन प्लेस इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। पता चल गया। नाउ सेकंड थिंग इज व्हाट, याद रखिएगा, दैट इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद द मैटर, प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद द मैटर, देयरफॉर रिमेंबर दैट अगर चार्ज एग्जिस्ट करना है तो फिर मैटर होगा ही होगा, लेकिन उसका उल्टा सोचे, अगर इस मैटर एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, अगर आपको 1 मार्क के क्वेश्चन में पूछे तो आपको याद रखना है यस, हम कौन सा एग्जांपल होगा, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन चार्ज लेस होता है लेकिन उसका मास होता है 1.1 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन। पता चल रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक और चीज दिख रही है मार्क करके, व्हाट अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, उसको हम आगे बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, लेकिन जस्ट फॉर इंटरेक्शन यहाँ पे हमने लिख के रखा हुआ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज द फिनोमेनन ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। जैसे कि आपको पता होगा, पूरा थियरी पढ़ा, आगे का चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि भाई इफ द करंट विल ट्रैवल इन द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन फ्रॉम द कंडक्टर, कंडक्टर में से अगर करंट लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में जा रहा है तो फिर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड सराउंड में प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना, ड्यू टू द चेंज इन चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। पता चल रहा है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, अगर वो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में है फ्रॉम द करंट तो उसके सराउंडिंग में इन अ सर्कुलर डायरेक्शन क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। वो आपने स्टैंडर्ड 10th में भी देखा होगा, ठीक है बच्चा, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज क्लियर हो गया कि भाई व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, दैट इज मीनिंग charge is at rest, and second meaning is that what about the charge, that's the property associated with the matter। याद हो गया। चलिए, तो दूसरा चीज है जो हम यहाँ से ये स्लाइड से निकल के आ रहा है वो है कि चार्ज मैटर के बिना एग्जिस्ट नहीं करेगा, विदाउट मैटर चार्ज विल नॉट एग्जिस्ट। रिमेंबर दैट, विदाउट मैटर चार्ज विल नॉट एग्जिस्ट, बट उसका उल्टा, अगर इस मैटर एग्जिस्ट विदाउट चार्ज देन यू हैव टू से यस। फॉर एग्जांपल, न्यूट्रॉन, दे आर चार्जलेस बट दे हैव मास। हाउ मच? इट्स 1.1 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। पता चल रहा है। नाउ व्हाट अबाउट द टाइप्स ऑफ द चार्ज? What about the types of the charge? They have two types. How much? They have two types. Which one? First one is that positive charge and the second one is that negative charge. First one is that positive and the second one is that negative charge. And as we know that charge is denoted by Q. Charge is denoted by Q. For the positive charge, let's write down by P, proton, and negative charge, let's write down by E, electron. Therefore, remember that the value of the magnitude of the positive as well as negative charge are same, but both are having a opposite sign, like proton having a positive and the electron having a negative, and the magnitude is 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. Here 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. Got it? Magnitude is remain same, 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. इसके नीचे कुछ नहीं आने वाला, ये लिस्ट वैल्यू है, ठीक है, पता चला, ये लिस्ट वैल्यू है। नाउ तो फर्स्ट थिंग इज क्लियर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड व्हाट अबाउट द चार्ज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, वो तो हम पूरा चैप्टर देखने वाले हैं, 4, 5, 6, 8 ये हिसाब से देखने वाला है, ठीक है। वो जैसे जैसे आता जाएगा वैसे वैसे हम देखते जाएंगे। देन आफ्टर यहाँ से जो 1 मार्क का क्वेश्चन निकल के आ रहा है वो क्या है, चार्ज तो मैटर के बिना एग्जिस्ट नहीं करने वाला, लेकिन मैटर एग्जिस्ट कर रहा है विदाउट चार्ज। एन एग्जांपल इज न्यूट्रॉन। ये आपके लिए मोस्ट आईएमपी है। न्यूट्रॉन बोलिए और न्यूट्रल बॉडी बोलिए, जो भी आपको लगे अच्छा है, न्यूट्रल बॉडी। तो वहां पे क्या होता है कि बाय चार्ज नहीं होता लेकिन मैटर एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। व्हाट अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज? तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हमें पढ़नी है वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। जैसे कि हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन जो भी चार्ज ट्रांसफर होते हैं उससे पहले काम करते हैं हम लोग कंजर्वेशन ऑफ चार्ज देखते हैं,
कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चलिए तो क्या होगा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज? Charge neither be created nor be destroyed. Charge neither be created nor be destroyed. It just transfer from the one body to another body. Yes or no? Neither be created nor be destroyed. It just transfer from the one body to another body. Can we say that in an isolated system? Isolated यानी दुनिया को से अलग किया गया हुआ वो सिस्टम यानी यूनिवर्स, ठीक है, वो एक आइसोलेटेड सिस्टम है। आइसोलेटेड सिस्टम है जहां पे चार्ज क्रिएट भी नहीं होगा नॉर डिस्ट्रॉय। तो याद रखिएगा, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, द इन आइसोलेटेड सिस्टम द अलजेब्रिक सम ऑफ चार्ज इज इक्वल टू 0। द अलजेब्रिक सम ऑफ द चार्ज इज इक्वल टू 0। सपोज दैट इफ आई एम गोइंग टू टेक वन एग्जांपल, टेक वन बॉडी, आई एम गोइंग टू ट्रांसफर फोटोन रे। क्या ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहा हूं? फोटोन रेस को मैं बॉक्स पे डाल रहा हूं। तो वो क्या कर रहा है? वो आइसोलेटेड सिस्टम है, वो प्रोड्यूस करेगा पॉजिट्रॉन पेयर यानी E प्लस एंड E माइनस, सेम अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एज वेल एज सेम अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज को प्रोड्यूस करने की कोशिश करेगा। तो दोनों का पहले क्या था? सिर्फ एक बॉक्स था, आइसोलेटेड सिस्टम था, यानी वहां पे नेट चार्ज कितना था? 0 था। आफ्टर फोटोन ट्रैवल किया, देन आफ्टर भी क्या हुआ? पॉजिट्रॉन का पेयर प्रोड्यूस हुआ और दोनों का समेशन भी कितना हुआ? 0। तो एक चीज बच्चा यहाँ पे याद रखे, मैं ऑलवेज बोलता हूँ कि भाई पहली चीज पाप प्लस पुण्य इज इक्वल टू 0। जो भी करना है इधर ही करना है, जो भी हमें जितना भी पाप किया, जितना भी पुण्य किया, वो इधर ही सब कुछ भुगत के जाना है। तो फिर चार्ज भी वैसा ही है, कभी क्रिएट नहीं होगा, कभी डिस्ट्रॉय नहीं होने वाला, लेकिन वो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर जरूर होने वाला है। तो ठीक है, और दोनों का अलजेब्रिक समेशन कितना होता है? 0। ये क्या बोलता है? कंजर्वेशन, बिकॉज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो आपको ये तो पता ही होगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंजर्वेशन? द फिजिकल क्वांटिटी रिमेन कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी जो फिजिकल क्वांटिटी, हमें किसका डिस्कस करना है? चार्ज का। तो चार्ज कैसा रहने वाला है? विद टाइम कांस्टेंट रहने वाला है। तो यहाँ पे जो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में बात करने वाले हैं पूरा, वहां पे हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक में याद रखना है चार्ज कैसा है? एट रेस्ट। याद रखिए और एक चीज, जो हमारा ये पूरा 12th साइंस का हीरो जो है, हीरो का नाम कौन सा है? चार्ज। हीरो का नाम कौन सा है हमारा? चार्ज। के पूरे सिलेबस में ये अपना हीरो है, पूरे सिलेबस में कहीं ना कहीं घूम के यही जीतने वाला है, यही आने वाला है पूरा, ठीक है। चार्ज यूज होता ही है, ठीक है। तो पूरे सिलेबस के लिए मोस्ट IMP है, पता चल रहा है। तो फर्स्ट थिंग इज दैट कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मैंने एक्सप्लेन कर दिया। वहां पे क्या हो रहा है? चार्ज ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम द वन बॉडी टू अनदर बॉडी। नाउ नेक्स्ट टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सी यहाँ पे थोड़ा कंसंट्रेट कीजिए। चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, मैं मानता हूं, लेकिन ऑलवेज रिमेंबर दैट कौन से टर्म में? E टर्म में ही ट्रैवल होगा। कौन से टर्म में ट्रैवल होगा? E टर्म में ही ट्रैवल होगा। यानी कि सपोज इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है, ट्रांसफर करना है, 2 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करना है, तो इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन ही वो ट्रांसफर हो गए, ना कि भाई किसी को बोल दिया भाई 10 इलेक्ट्रॉन में से 2 दे दो, नहीं। सेकंड थिंग इज दैट, सेकंड थिंग सोचने की बात है, जैसे कि भाई 10 इलेक्ट्रॉन है, भाई इसको 1.5 दे दो, भाई बाकी के 8.5 आप रखो। नहीं, कभी ये पॉइंट में डेसिमल में ट्रैवल नहीं होने वाले। याद रखिएगा, जो भी हमारा टोटल क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है कैपिटल Q, जिसको अभी मैं कैपिटल Q से डिनोट करता है, इज इक्वल टू n, यानी इंटीजर्स, द प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, पता चल रहा है, n into a, where n is equal to +or -1 +or -2 +or -3 up to the n। ओके, तो याद रखिएगा n into e, जो भी ट्रांसफर हो रहा है वो इंटीजर्स वैल्यू में हो रहा है, ना कि डेसिमल नंबर्स में हो रहा है। नहीं कभी सुना है कि भाई बस में हम ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, बस में ट्रैवल कर रहे हो, टिकट ले रहे, तो वहां पे 1.5 टिकट लेते हैं, ठीक है। तो कभी हमने बंदे को हाफ काउंट किया, भाई आज मेरे घर पे 1.5 बंदे आए। 1.5 बंदे मतलब क्या? एक पूरा था और एक आधा बंदा था, एक बच्चा था, तो बच्चे को हम आधा थोड़ी काउंट करते हैं, बच्चे को भी हम पूरा ही बंदा काउंट करते हैं, ठीक है ना। तो भाई आज हमारे घर पे 2 बंदे आए, लाइक दिस,
ठीक है, तो इसी हिसाब से कभी हम आधा बंदा काउंट नहीं करते, तो इसी हिसाब से इलेक्ट्रॉन में भी कभी आधा पूरा कुछ भी नहीं, आधा पौना कुछ भी नहीं करना, पॉइंट में काउंट ही नहीं करना, उसको सिर्फ इंटीजर्स वैल्यू में लेना है, 0 +or -1 +or -2 +or -3 +or -4 +or -5 लाइक दिस, पता चल रहा है? ठीक है, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। कैपिटल Q इज इक्वल टू NE, अगर N इज इक्वल टू आप लिख रहे हैं 0 1 2 3, तो यहाँ पे आप कर दीजिए +or -NE, दैट्स द वैल्यू। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E? जैसे कि मैंने आगे के स्लाइड पे बात की, दैट्स 1.6 × 10⁻19 कूलम, पता चल रहा है? तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ओके, चलो लेट्स मूव ऑन विद द प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्ज। लेट्स मूव ऑन विद द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। पहले ही मैंने दिखा दिया गया हुआ है, पहले ही मैंने डिस्कशन कर दिया है कि दैट्स द चार्ज एसोसिएटेड विद द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद द मैटर। मैटर में अगर जो कोई प्रॉपर्टी है, अट्रैक्शन रिपल्शन करने की जो प्रॉपर्टी है, वो किसके वजह से है? वो ड्यू टू द चार्ज। याद रखिएगा, जो चार्ज के बिना मैटर अट्रैक्शन और रिपल्शन नहीं कर पाएगा। ठीक है, चलिए, तो ना फर्स्ट थिंग इज दैट अगर सिमिलर चार्ज हो, तो आपको दिख रहा है सिमिलर चार्ज हो तो क्या होगा? रिपल होगा, ऑपोजिट चार्ज होगा तो क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। ठीक है, सिमिलर, रिपल, opposite, attract. Now second thing is that a charged body can attract a neutral body due to the induction of charge. Charged body can attract a neutral body. हमने neutral body के बारे में डिस्कशन किया। neutral body माने तो जैसे कि मैंने अभी डिस्कशन किया कि भाई दो चीज होती है, चार्ज एंड मैटर। ठीक है, तो क्या बोल रहा हूं मैं? विदाउट मैटर चार्ज विल नॉट एग्जिस्ट। चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता, बट विदाउट चार्ज मैटर विल एग्जिस्ट। मैटर विल एग्जिस्ट, दैट नॉन एज द न्यूट्रल बॉडी, दैट नॉन एज द न्यूट्रल बॉडी। याद हो रहा है? जैसे कि एग्जांपल मैंने लिया था, कौन सा एग्जांपल की डिस्कशन किया था? एग्जांपल हमारा कौन सा मैंने लिया था? क्या था? न्यूट्रॉन। क्या था? न्यूट्रॉन। पता चल रहा है? तो यही डिस्कशन हमने आगे कर चुका है। याद रखिएगा, जो चार्ज बॉडी होता है, सपोज दैट एक बॉडी ले रहा हूं, वहां पे Q चार्ज है, सेकंड बॉडी न्यूट्रल बॉडी है, तो वो अट्रैक्ट कर सकता है। याद रखिए, किस हिसाब से? ड्यू टू द इंडक्शन ऑफ चार्ज। इसका डिस्कशन भी मैं आगे करने वाला हूं, इंडक्शन ऑफ चार्ज। पता चल रहा है? नाउ थर्ड थिंग इज दैट कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो रिमेंबर दैट जैसे हमने पूरा डिस्कशन किया, charge is a conserved, yes, that's the physical quantity remain constant with respect to time. Charge remain constant with respect to time. Now the charge can neither create nor destroy, it just transfer from the one body to another body. चार्ज क्या होता है? एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होने वाला है। Suppose that initial A having a charge Q, second having a net charge is equal to 0. Now तो क्या होता है? चार्ज ट्रांसफर होगा। क्या होता है? चार्ज ट्रांसफर होगा। और कब तक होगा वो डिस्कशन हम आगे करेंगे कि भाई बॉडी को चार्ज कैसे करना है। ठीक है, तो यहाँ पे यार सिर्फ इतना रखना है कि भाई चार्ज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, बट इट ट्रांसफर फ्रॉम द वन बॉडी टू अनदर बॉडी। नेक्स्ट मूव ऑन। चलिए, तो यहाँ पे क्या है? A negatively charged body means that the body has gained electron while a positively charged body has lost some electron. जैसे कि हम केमिस्ट्री का कुछ एग्जांपल लेते हैं, वहां से आपको इजीली कवर हो सकता है। जैसे कि एक सोडियम है और एक क्लोरीन ले लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पे होगा 281, यहाँ पे होगा 287। तो जैसे कि हमको पता है, अगर लास्ट ऑर्बिट में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या होगा? रिमूव होगा। ठीक है, और लॉस्ट होगा। लॉस्ट बोलिए, रिमूव बोलिए, आपको जो करना, जो बोलना है वो बोलिए। यहाँ पे अगर 4 5 6 7 होगा तो क्या होगा? गेन होगा। ठीक है, तो एज वी नो दैट अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव लॉस्ट हो रहा है तो एलिमेंट क्या होगा? पॉजिटिवली चार्ज होगा। एंड इफ इलेक्ट्रॉन गेन देन एलिमेंट क्या होगा? नेगेटिवली चार्ज होगा। सिमिलर दैट अगर बॉडी में से चार्ज लॉस्ट हो रहा है, सपोज A एंड B, अगर बॉडी A में से चार्ज लॉस्ट हो रहा है तो बॉडी A क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अगर बॉडी B गेन कर रहा है तो क्या होगा? बॉडी B नेगेटिव चार्ज होगा। पता चल रहा है? एक गेन कर रहा है तो नेगेटिव, लॉस कर रहा है तो पॉजिटिव। चलिए, now when a body is negatively charged then its mass increases because of increase in electron. चलिए, ये डिस्कशन करते हैं यहाँ पे अच्छे से।
चलिए यहाँ से सपोज करते हैं कि भाई बॉडी ए है, बॉडी बी है, ठीक है। चलिए ए यानी हम सोडियम ले लेते हैं, बी यानी क्लोरीन, जो भी हमने लेना है। मास इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें कि भाई 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ठीक है। चलिए, और इसका इनिशियल मास में ले लेता हूँ 1 ग्राम, 1 kg लेता हूँ तो थोड़ा अच्छा से रहेगा। इसका इनिशियल मास है 0 kg। ऐसे सिर्फ एग्जांपल के टर्म में बात करें, ठीक है। तो अब क्या कर रहा हूँ, 1 इलेक्ट्रॉन जितना मास में रिमूव कर रहा हूँ फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, 1 इलेक्ट्रॉन जितना मास में इसमें से लॉस कर रहा हूँ, तो क्या होगा, फ्रॉम द 1 kg 1 इलेक्ट्रॉन का मास कम होगा, तो उसी हिसाब से क्या होगा, सेकंड में जो अपना सेकंड बॉडी है वहां पे जहां पे ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है वहां पे क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन जितना मास इंक्रीज होगा। तो याद रखेगा, अगर बॉडी, रिमेंबर दैट, अगर बॉडी चार्ज लॉस्ट कर रहा है और सेकंड कंडीशन में ये लेते हैं चार्ज गेन कर रहा है, ठीक है। तो इन द फर्स्ट केस, in the second case is that in the first case if the body lost charge को lost कर रहा है तो क्या हो रहा है, यहाँ पे -mp लिखा हुआ है, यानी उसका मास डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, मास डिक्रीज होगा अगर चार्ज लॉस्ट होगा। तो अगर चार्ज गेन होगा तो, चार्ज गेन हुआ तो क्या होगा, mp प्लस mp, यानी मास क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। मास क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इन टर्म ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो अगर यहाँ पे हम बात करें सोडियम और क्लोरीन की, तो क्या होगा, मास अगर पॉजिटिवली चार्ज होगा तो मास ऑफ सोडियम, एंड यहाँ पे लिख देते हैं मास ऑफ क्लोरीन, क्या होगा, मास ऑफ द सोडियम, कितना इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा है, मैं 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे -mp, तो इतना मास डिक्रीज होगा। सिमिलर दैट क्लोरीन में कितना मास इंक्रीज होगा, जितना सोडियम से डिक्रीज होगा उतना ही मास इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है। गेन का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, और यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन हो रहा है, रिमूव हो रहा है। इलेक्ट्रॉन के साथ साथ उसका मास भी रिमूव होगा और इलेक्ट्रॉन गेन के साथ उसका मास भी ऐड होगा, ठीक है। तो ये एक 1 मार्क के हिसाब से बहुत ही बढ़िया है, और 1 मार्क में मोस्ट टाइम भी यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन निकल सकते हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट वन इज व्हाट, व्हेन द टू बॉडीज आर द चार्ज due to the friction, then the charge gained by one body positive and equal to the negative charge gained by the other body। याद रखिएगा, अगर दो बॉडी को बाय फ्रिक्शन से, हम फ्रिक्शन यानी घिस रहे हैं, चलिए हम बोल रहे हैं कि भाई घिस रहे, कुछ भी कर रहे हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं कि ये कुछ भी, ये पेज सिल्क का कपड़ा है, मान लीजिए ये सिल्क का कपड़ा है, उसको मैं अपने प्लास्टिक रोड के साथ घिस रहा हूँ, ठीक है। ये अपना सिल्क का, मुझे देखिए यहाँ पे वीडियो पे और दिखे, ये प्लास्टिक रोड है, ये अपना सिल्क का कपड़ा है, ठीक है। उसको मैं यहाँ से अच्छे से घिस रहा हूँ, तो क्या होगा, फ्रिक्शन होगा। फ्रिक्शन से क्या हो रहा है, तो एक बॉडी से क्या होगा कि फ्रिक्शन से, अगर समझिएगा, यहाँ से क्या होगा, लॉस्ट होगा, एक से लॉस्ट होगा, तो एक क्या करेगा, गेन करेगा। एक क्या करेगा, चार्ज रिमूव करेगा, तो एक क्या करेगा, गेन करेगा। तो क्या होगा, सेम अमाउंट में रिमूव होगा, उतना ही वहां पे सेम अमाउंट में गेन होगा, ठीक है। तो रिमेंबर दैट, जितना यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो रहा है उतना ही वहां पे कितना होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। अगर सोडियम यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा है तभी यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहेगा, अगर हमें पूरे कंपाउंड की बात करें तो, ठीक है, पता चल रहा है। चलिए नेक्स्ट, अब क्या आता है, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। चार्ज क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। चार्ज क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, बिकॉज वी नो दैट द वैल्यू ऑफ चार्ज कितना होता है, E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, वो कौन सा क्वांटिटी होगा, स्केलर क्वांटिटी। चार्ज ओनली डिपेंड अपॉन मैग्नीट्यूड, उसको कहाँ से किधर जाने का उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसको डायरेक्शन के साथ कुछ लेना देना नहीं है, उसको सिर्फ लेना देना है उसके मैग्नीट्यूड के साथ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, when a charge accelerated then it will radiate electromagnetic energy, the magnitude of the charge does not change with speed. As I told you in the first line is that charge is at rest। यहाँ पे याद रखिए, charge is at रेस्ट, यहाँ से आपको कुछ भी आगे नहीं सोचना है,
वो अपनी स्पीड चेंज नहीं करने वाला, ठीक है, टाइम के साथ अपना कुछ भी चेंज नहीं करना, वो जहां है वैसे ही पड़े रहने वाला है, उसका कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो नेक्स्ट वन 9 नंबर, व्हेन चार्ज इज गिवन टू अ कंडक्टर इट विल ऑलवेज बी ऑन द सरफेस। अगर चार्ज हम कंडक्टर को हम ट्रांसफर करेंगे तो वो चार्ज कहां पे ट्रांसफर होगा, ऑन द सरफेस। ऑलवेज रिमेंबर दैट ऑन द सरफेस ही वो ट्रांसफर होने वाला है। तो याद रखिए व्हेन द चार्ज इज गिवन टू अ कंडक्टर इट विल ऑलवेज बी ऑन द सरफेस। बच्चा हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, चार्ज के रिलेटेड डिस्कशन कर रहे हैं। चार्ज हमारा हीरो है, चार्ज हमारा हीरो है और हीरो की प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या क्या देखा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चार्ज। फर्स्ट स्लाइड से हम देखते हैं कि भाई फर्स्ट स्लाइड पे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज किसको बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। देन आफ्टर हमने डिस्कशन किया प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्ज में से फर्स्ट हमने लिया था कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, नेक्स्ट हमने डिस्कशन किया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, थर्ड वन हम डिस्कशन कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। उसमें वन बाय वन पूरी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करते जा रहे हैं। वहां पे सेकंड नंबर की प्रॉपर्टी और फिफ्थ नंबर की प्रॉपर्टी, जो मेरे हिसाब से सेकंड एंड फिफ्थ नंबर की प्रॉपर्टी मोस्ट आईएमपी है बच्चा। यहाँ पे याद रखिएगा, कोई भी कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, उसका थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, ठीक है। चलिए अब डिस्कशन करते हैं व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अपना एक फंडा क्लियर है, अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी पढ़ो, उसका थियरी पढ़ो, उसका कंसेप्ट पढ़ो, लेकिन उसका लास्ट में चार्ज का जो भी है अपना थियरी है उसका यूनिट एसआई एंड सीजीएस दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ लो और वो दोनों का रिलेशन यहाँ पे आपको पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। साइंटिस्ट का नाम क्या है, कूलम्ब। कूलम्ब that is also denoted by capital C, ठीक है। सिंबॉलिकली लिखना हो तो कैपिटल C, अगर हमें साइंटिस्ट के नेम से लिखना हो तो फर्स्ट लेटर स्मॉल लेटर में लिखने का कूलम्ब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन सीजीएस यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ESU यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। याद हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। एंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन, ये 1 मार्क के लिए मोस्ट टाइम पे, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द एसआई एंड सीजीएस। द 1 कूलम्ब इज इक्वल टू 3 × 10⁹ ESU, पता चल रहा है। तो फर्स्ट थिंग इज दैट, अगर हमने कौन कौन सी चीज अब तक डिस्कशन कर ली, इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में डिस्कशन किया, देन आफ्टर हमने सेकंड डिस्कशन किया बच्चा चार्ज के बारे में, चार्ज की प्रॉपर्टी से लेके सब कुछ डिस्कशन किया। देन आफ्टर उसके हमने क्या किया, यूनिट का डिस्कशन किया। हमारा हीरो का थियरी यहाँ पे खत्म हो रहा है, यहाँ तक पूरा सिर्फ हीरो का डिस्कशन यानी इलेक्ट्रिक चार्ज का डिस्कशन किया हुआ है हमने। बच्चा हम लोग ने जो अभी यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि फर्स्ट हमने स्ट्रेटेजी बनाई पूरी नीट 2021 के लिए, उसको फॉलो करते करते हमारा जो फर्स्ट मंथ था, फर्स्ट हमने स्टार्टिंग किया था विद द इलेक्ट्रोस्टैटिक। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ से आपको पूरा कंसेप्ट रिकॉल करवाने की ट्राई कर रहा हूँ। थोड़ा स्पीडी होगा लेकिन रिकॉल होगा, ठीक है। पूरे कंसेप्ट रिकॉल नहीं होंगे लेकिन होंगे आपके 100 मार्क के ऊपर जितना है उतना रिकॉल होगा। हम जो पूरा कंसंट्रेट करने वाले हैं वो है नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उन पे हमें कंसंट्रेशन करना है बच्चा, ठीक है। नीट के जितने भी लास्ट 20-25 ईयर के जितने भी पेपर है टॉपिक रिलेटेड, तो वही हम सारे सॉर्ट आउट करने वाले। जैसे कि इलेक्ट्रिक चार्ज का जैसे मेरा टॉपिक खत्म होगा पूरा कूलम्ब लॉ ये सब, देन आफ्टर उसके रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज थे इन नीट 2021 तक जितने भी एमसीक्यू पूछे गए होंगे उसके रिलेटेड हम सारे एमसीक्यू डिस्कशन करेंगे फ्रॉम द 1988 टू 2020 तक सारे एमसीक्यू डिस्कशन करने वाले, ठीक है। तो यहां तक आपको क्या करना है, एक बार रिकॉल करना है एंड नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं विद द चार्जिंग बाय कांटेक्ट। चलिए तो फिर हमने जैसे बात की अब तक रिलेटेड टू चार्जिंग, अब नेक्स्ट थियरी पे हम डिस्कशन करते हैं चार्जिंग बाय कांटेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि भाई फर्स्ट ऑफ ऑल जो एक दिख रहा है आपको अनचार्ज मेटल स्फीयर दिख रहा है, अनचार्ज मेटल स्फीयर दिख रहा है। नाउ व्हाट, क्या कर रहा हूं मैं, एक प्लास्टिक रोड दिख रहा है, नेगेटिवली चार्ज प्लास्टिक रोड, नेगेटिवली चार्ज प्लास्टिक रोड, वो क्या कर रहा हूं मैं, प्लास्टिक रोड इज टच टू द स्फीयर बिकॉज ऑफ मुझे ट्रांसफर करना है चार्ज बाय द कांटेक्ट, देयरफॉर मैं प्लास्टिक रोड को मैं स्फीयर के साथ टच कर रहा हूं, देयरफॉर क्या होगा, सम ऑफ द चार्ज फ्रॉम द प्लास्टिक रोड
सम ऑफ द चार्ज फ्रॉम द प्लास्टिक रोड क्या होगा, स्फीयर पे ट्रांसफर हो रहा है। और देख रहे होगे आप लोग, क्या दिख रहा है हमें यहाँ पे, पहले यहाँ पे चार्ज नहीं था, आफ्टर कॉन्टेक्ट विद द प्लास्टिक रोड आई कैन सी हियर देयर इज सम चार्ज, दिख रहा है, यस और नो? हाँ, देन आफ्टर क्या कीजिए, चार्ज ट्रांसफर हो गए, आफ्टर दैट प्लास्टिक रोड को रिमूव कर दीजिए और हमें क्या दिखेगा, ऑन द स्फीयर चार्जेस दिखेंगे। ठीक है, तो अब में जो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो आईएमपी लग रहा है वो सीख सोचे। सपोज दैट आई एम गोइंग टू टेक टू बॉडी, फर्स्ट ऑफ ऑल बॉडी ए एंड बॉडी बी, वन ऑफ देम हैविंग अ क्यू चार्ज एंड वन ऑफ देम हैविंग अ चार्जलेस न्यूट्रल बॉडी। ठीक है ना, अब क्या कर रहा हूं मैं, दोनों बॉडी को कांटेक्ट कर रहा हूं, ए टू बी, दोनों को कांटेक्ट होगा, एक पे Q है एक पे 0 है, तो यहाँ पे हमारा नेट चार्ज कितना हो रहा है। तो याद रखिएगा, अगर आपको ऐसा कुछ भी सिस्टम दिखे, ऐसा कुछ भी रिलेटेड टू सिस्टम दिखे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट स्टेप टू फाइंड आउट नेट फोर्स क्या होगा, नेट चार्ज कितना होगा, नेट फोर्स कितना होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। फ्यूचर में जो करना है, फर्स्ट क्या करना है, यहाँ तक नेट चार्ज कितना होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो लेट्स गो फॉर इट। तो यहाँ पे नेट चार्ज कितना होगा, Q प्लस 0 इज इक्वल टू कितना नेट चार्ज है, टोटल Q। नाउ क्या होगा, अगर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे भी पहले 0 था, देन आफ्टर हमने टू बॉडी को टच किया, तो नाउ क्या हो रहा है कि फ्रॉम द फर्स्ट बॉडी चार्ज क्या हो रहा है, ट्रैवल हो रहा है, सॉरी चार्ज क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम बॉडी ए टू बॉडी बी। जो बॉडी चार्ज है वहां से अनचार्ज बॉडी पे ट्रांसफर हो रहा है। कब तक होगा, जब तक दोनों इक्विलिब्रियम कंडीशन में ना आ जाए। सपोज दैट Q को अगर दो पार्ट में सेपरेट करें, अगर दो बॉडी में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है तो कितना होगा, Q/2 वहां तक वो चार्ज होगा, ए बॉडी एंड बी बॉडी। तो अगर अब इसको क्या करें, सेपरेट कीजिए, तो फर्स्ट बॉडी पे कितना था Q, सेकंड बॉडी पे कितना था 0। तो अब क्या हो गया, सेकंड बॉडी चार्ज हो गया बिकॉज ऑफ फर्स्ट वन। पता चल रहा है, बिकॉज ऑफ फर्स्ट वन। यहाँ पे आपको बहुत क्लियरली दिख रहा होगा, फर्स्ट बॉडी Q था, वहां से चार्ज डिक्रीज होगा, सेकंड बॉडी पे चार्ज इंक्रीज होगा। ठीक है, तो फर्स्ट बॉडी से मास भी डिक्रीज होगा, याद रखिएगा, चार्ज के साथ साथ मास भी डिक्रीज हो रहा है, और यहाँ पे मास क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बिकॉज वहां पे मास क्या था, 0 से लेके बढ़ रहा है। ठीक है, तो इस हिसाब से क्या कर रहे हैं, चार्जिंग बाय कांटेक्ट। ये जो कंसेप्ट मैंने साइड पे लिखा गया हुआ है वो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट टाइम भी है, और नीट में एक दो बार इस हिसाब से क्वेश्चन आ चुके हैं, 1 to 2 टाइम। ठीक है, जैसे कि हमें पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो पूरा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, अगर मैं कैपेसिटेंस को छोड़ दूं तो यहाँ से दो क्वेश्चन होने वाला है। कैपेसिटेंस को छोड़ के बात करूं तो, कैपेसिटेंस को छोड़ के बात करूं तो दो क्वेश्चन होने वाले बच्चा। तो कितने मार्क का हुआ, 1 मार्क का हुआ, 1 मार्क कम नहीं होता। अगर कैपेसिटेंस को जोड़ के बात करूंगा तो 12 से 16 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट थिंग क्या कर रहा है कि भाई दो क्वेश्चन है, तो चार्ज के रिलेटेड एक दो बार क्वेश्चन आ चुके हैं और इसे यही कंसेप्ट यूज करके आ रहा है। ठीक है, चलिए नाउ नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। Charging by induction. Charging by induction. We can see here there is two body. Uncharged metallic sphere दिख रहा है, uncharged metallic sphere, दोनों पे चार्ज कितना है, 0 है। Now what I am going to take, एक प्लास्टिक रोड है, उसको नियरर में चार्ज स्फीयर बॉडी अनचार्ज मेटल स्फीयर के नजदीक लाने की कोशिश कर रहा हूं। तो अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे क्या कर रहा है, नेगेटिव। तो याद रखिएगा ये अनचार्ज मेटल स्फीयर है, इसका मतलब ये नहीं कि ये चार्ज लेस है। यहाँ पे क्या होगा, सेम अमाउंट ऑफ, यहाँ पे नेट चार्ज कितना होगा, 0, यानी दे हैव कंटेनिंग सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। ठीक है, तो दोनों का समेशन कितना होगा, E प्लस प्लस E माइनस कितना होता है, 0। बच्चा मैंने जैसे बोला पाप प्लस पुण्य कितना होता है, 0। यहीं पे सब कुछ भुगत के जाने वाला है। ठीक है, तो अनचार्ज का मतलब क्या होता है कि भाई वहां पे इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स है, एवरीथिंग इज देयर, बट रिमेंबर दैट कितना है, सेम अमाउंट का है, देयरफॉर द अलजेब्रिक सम कितना हो रहा है, 0 हो रहा है एज पर द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। नाउ क्या हो रहा है कि भाई प्लास्टिक रोड को मैं टुवर्ड्स द स्फीयर मूव कर रहा हूं, तो प्लास्टिक रोड के पास सपोज दैट कि भाई पॉजिटिव चार्ज है, तो वो कौन सा
चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, वो नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। किसको अट्रैक्ट करेगा? नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। देयरफॉर ऑन द वन साइड ऑफ द स्फीयर व्हाट आई कैन सी हियर, वन साइड ऑफ द स्फीयर नेगेटिव चार्ज दिख रहे हैं और द सेकंड साइड ऑफ द स्फीयर क्या दिख रहा है मुझे? पॉजिटिव चार्ज दिख रहे हैं। पता चल रहा है? चलो, तो देन आफ्टर रोड को हम क्या करेंगे? रिमूव कर दीजिए। तो आप देख रहे होगे यहाँ पे फर्स्ट जो अनचार्ज था वो चार्जिंग हो चुका है, एक पे नेगेटिव एक पे पॉजिटिव। पता चल रहा है? दोनों को सेपरेट कीजिए, फिर भी हमें पता चल रहा है एक पे नेगेटिव चार्ज है एक पे पॉजिटिव चार्ज है और सेम अमाउंट में है। पता चल रहा है? तो याद रखिएगा यहाँ पे जो कंसेप्ट क्लियर करना है वो क्या है? अनचार्ज का मतलब ये नहीं होता कि चार्जलेस है, वो चार्ज उसमें कितने हो गए? सेम अमाउंट में हो गए। पता चल रहा है? E प्लस और E माइनस दोनों कितने अमाउंट में हो गए? सेम अमाउंट में हो गए। ठीक है, पता चल रहा है? ओके, तो हमने चार्जिंग करने की दो मेथड देख ली, चार्जिंग बाय कांटेक्ट एंड द सेकंड वन इज चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है, यहां तक आपका सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन विद द वन ऑफ द मोस्ट हीरोइक थियरी ऑफ क्लास 12। हीरोइक थियरी यानी ये हमको लास्ट तक यूज होने वाली है। जैसे कि चार्ज हमारा हीरो है तो कूलम्ब्स लॉ उसकी सबसे बढ़िया थियरी है। ठीक है, कूलम्ब्स लॉ। तो कूलम्ब्स लॉ क्या करते हैं? पहले तो कूलम्ब्स लॉ को पढ़ लेते हैं हम लोग। कूलम्ब्स लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यहां पे देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स which is directly proportional with the product of charge. Suppose that I am going to two body A and B, A having a charge Q1, B having a charge Q2. Okay, now remember that first what I am going to take that two body A and B, तो यहाँ पे A and B और दोनों के बीच में मैं डिस्टेंस सपोज कर रहा हूँ R, तो क्या बोल रहा है कूलम्ब्स लॉ? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, चलिए तो पहले क्या करना है? प्रोडक्ट एंड देन आफ्टर स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी वो अट्रैक्ट हो रहा है, रिपल हो रहा है, डजंट मैटर दैट, बट क्या करना है? प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होगा और स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में होगा। यानी अगर सपोज दैट ये पॉजिटिव चार्ज है, सपोज दैट ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, तो क्या होगा? उसका स्ट्रेंथ फोर्स कैसे बढ़ेगा? कैसे अपना पता चलेगा भाई अट्रैक्ट करना है, रिपल करना है? अगर कोई चार्ज की नजदीक आ रहा है तो उसका स्ट्रेंथ कितना होगा? ज्यादा होगा। अगर कंपैरिजन में बात करेंगे तो ठीक है, सपोज दैट एक पॉइंट ए एंड बी, अगर मैं स्ट्रेंथ की बात करूं तो क्या होगा कि भाई स्ट्रेंथ मुझे ज्यादा लगेगा किसके हिसाब से? ए के मुकाबले। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव के नियर है वो क्या होगा? पूरा स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। सिमिलर देखिए यहाँ पे भी स्ट्रेंथ, जितना आप चार्ज की नजदीक रहोगे उतना स्ट्रेंथ ज्यादा लगेगा। जैसे जैसे आप लोग डिस्टेंस इंक्रीज करोगे वैसे वैसे फोर्स क्या होगा? डिक्रीज होगा। फोर्स क्या होगा? डिक्रीज होगा। पता चल रहा है? देयरफॉर क्या बोल रहा है कि अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है व्हिच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस एंड द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द Q1 इनटू Q2। कई बार हम सोचते हैं कि भाई ये Q1 Q2 है, दो चार्जेस है, तो भाई दोनों के बीच में अटैक हो रहा है या दोनों के बीच में रिपल्सन हो रहा है? हम मानते हैं Q हो रहा है। क्वेश्चन ये है कि भाई क्यों हो रहा है? क्यों भाई Q1 खुद को अट्रैक्ट करता है, कभी रिपल करता है? ये सोचने वाली बात है। Q1 Q2 को कैसे अट्रैक्ट करेगा? सपोज दैट यहाँ पे मैं Q1 रखा हूँ और Q2 बहुत ही मैं इनफाइनाइट लेवल पे रख रहा हूँ, तो क्या अट्रैक्ट करेगा? Q1 तब तक Q2 को अट्रैक्ट नहीं करेगा जब तक, सपोज दैट एक Q1 पॉजिटिव है Q2 नेगेटिव की बात करूँ तो अट्रैक्शन की बात कर रहा हूँ, इसलिए Q1 तब तक Q2 को अट्रैक्ट नहीं करेगा जब तक वो रीजन में नहीं आने वाला, वो रीजन में नहीं आएगा। ठीक है, सपोज ये प्लस है ये माइनस है, तब तक प्लस माइनस को अट्रैक्ट नहीं करेगा जब तक Q1 के रीजन में Q2 नहीं आता या फिर Q2 के रीजन में Q1 नहीं आता। तो ये जो रीजन होता है जहां पे अट्रैक्शन एंड रिपल्सन फोर्स लग रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम? इलेक्ट्रिक फील्ड। उसका पूरा डिटेलिंग स्टडी हम फ्यूचर में करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट क्वेश्चन मार्क हो रहा है इसलिए मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिया।
ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट थिंग हमें जो प्योर बेस जो हमें स्टडी करनी है वो है कि बाय इलेक्ट्रिक फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, चलिए यहाँ पर तक क्लियर हो चुका है। ओके, तो नेक्स्ट मूव ऑन। ये अभी खत्म नहीं हुआ, चलिए स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, चलो दोनों को कंबाइन कीजिए। फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द Q1 Q2 बाय इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, इसको 1 कीजिए, इसको 2 कीजिए, दोनों को अगर कॉम्बिनेशन से क्या बन रहा है Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। लेट्स गो फॉर इट। F इज इक्वल टू, अगर प्रोपोर्शनलिटी सिंबल निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा, पुट ऑन कांस्टेंट दैट इज द 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिखा हुआ है, और एल्स हम यहाँ से ऐसे भी लिख सकते F इज इक्वल टू K दैट्स नोन एज द कूलम्स कांस्टेंट। कूलम्स कांस्टेंट, ये थोड़ा क्विक है, कूलम्स कांस्टेंट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर लाइक दिस। ठीक है, तो यहाँ पे K इज इक्वल टू क्या हो गया, अगर दोनों को कंपेयर करें तो K इज इक्वल टू निकल के आ रहा है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 where K is equal to Coulomb constant and epsilon 0 is equal to permittivity in vacuum। epsilon 0 is equal to permittivity in vacuum। बच्चा पता चल रहा है, permittivity in vacuum। ठीक है, तो permittivity in vacuum का पूरा वैल्यू है 8.85 into 10⁻⁻12 SI यूनिट। अभी मैं SI यूनिट लिख के रखता हूँ, देन आफ्टर आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ कैसे यूनिट को भी प्रूव करना है। ठीक है, उसी हिसाब से K का वैल्यू अगर हम यहाँ पे 1/4 पाई का कितना होगा 3.14 इंटू एप्सिलॉन 0 8.85 इंटू 10⁻12 रखेंगे तो हमें नियर अबाउट आंसर मिलेगा 9 इंटू 10⁹ SI यूनिट। हम अभी थोड़ी देर में यूनिट निकाल के रखेंगे, जैसे कि हमारा कंसेप्ट क्लियर रहता है। पहले थियरी समझो, उसका कंसेप्ट समझो, देन आफ्टर यूनिट पे और उसका डायमेंशनल फार्मूला हम समझ लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग इज क्लियर दैट व्हाट इज द कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या होता है, दैट्स द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड द इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। देन आफ्टर इग्नोरेंस ऑफ द प्रोपोर्शनलिटी सिंबल उसको निकाल के रखेंगे तो क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट रखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट रखना पड़ेगा। कांस्टेंट कितना होगा, अभी हम रख रहे हैं यहाँ पे K, क्या होगा वो कूलम्स कांस्टेंट उसको बोलते हैं। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कूलम्ब कांस्टेंट, क्या होगा 9 into 10⁹ SI यूनिट। सिमिलर थे, अगर सिमिलर थिंकिंग से हम आगे बढ़े तो याद रखिएगा सेकंड थिंग कौन सा होगा, K is equal to 1 upon epsilon 0 where epsilon 0 is equal to permittivity in vacuum। permittivity in vacuum कितना वैल्यू होगा, is equal to 8.85 into 10⁻12 SI यूनिट। पता चल रहा है, तो ये हुआ हमारा कूलम्स लॉ। अभी हम थोड़ा और डिस्कशन करेंगे, लेकिन यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए ना यहाँ पे मैं पहले लिख लेता हूँ थोड़े पॉइंट अपने जो थे। टू बॉडी लिया था A एंड B। ठीक है, फॉर डिस्टेंस बिटवीन देम इज R। Q1 चार्ज, Q2 चार्ज, फोर्स कितना होगा F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और वैल्यू एल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू where K is equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 is equal to क्या था वैल्यू 9 into 10⁹ SI यूनिट, एंड द एप्सिलॉन 0 वैल्यू का निकल रहा था 8.85 into 10⁻12 SI यूनिट। ठीक है, अभी हमें वर्क करना है ऑन द यूनिट। यूनिट पे भी वर्क करेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज ये है कि अगर Q1 Q2 के बीच में पूरा हम डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल, डाई यानी व्हाट, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल से उसको पूरा फिलअप कर दे तो क्या ये सेम इक्वेशन रहेगा। अगर हम Q1 Q2 के बीच में हम कुछ मटेरियल, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल ऐड कर रहे हैं, दोनों के बीच में मीडियम को ला रहे हैं, तो क्या ये सेम इक्वेशन रहेगा, नहीं बच्चा। तो चेंज कहाँ करना पड़ेगा, F इज इक्वल टू 1 अपॉन वेर F डैश कर देते हैं वहां पे मीडियम के लिए 4 पाई, जहां पे एप्सिलॉन 0 था दैट्स द परमिटिविटी इन वैक्यूम। यहां पे लिखना है एप्सिलॉन परमिटिविटी इन मीडियम, परमिटिविटी इन मीडियम। ठीक है, चलिए देन आफ्टर Q1 Q2 upon R square, then what is the relation between the medium and permittivity in vacuum?
So remember that's the epsilon यानी permittivity in medium to the epsilon naught, permittivity in vacuum, permittivity in medium to the permittivity in vacuum is equal to, we can write as a epsilon r. बहुत डिटेल में डिस्कशन नहीं करना है ऊपर से, लेकिन जितना पॉइंट डिस्कस कर सकते हैं उतना पूरा करेंगे, ठीक है। epsilon r and that is the known as the relative permittivity, that is the known as a relative permittivity, okay। चलिए, तो यहां तक आपको क्लियर हो चुका होगा। एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर, और उसको ये भी बोल सकते हैं इज इक्वल टू के। यहाँ पे के यानी क्या होता है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या होता है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। एप्सिलॉन आर क्लियर, के डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपका क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। चलिए, तो यही इक्वेशन को अगर मुझे in term of dielectric constant and epsilon naught के रिलेशन में लिखना हो तो as per the formula we have the epsilon को सब्जेक्ट बनाया, क्या बनेगा, k into epsilon naught, k into epsilon naught, therefore f dash is equal to 1 upon 4 pi epsilon is replaced by k into epsilon naught q1 q2 upon r square, q1 q2 upon r square. This is the final terminology for the force, electrostatic force in medium. when कहाँ पे ये चीज यूज करना है, जब दोनों चार्ज के बीच में मीडियम को इंट्रोड्यूस किया जाए, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग इज क्लियर दैट फर्स्ट कहाँ पे इक्वेशन यूज करना है, जहाँ पे वैक्यूम होगा उसके लिए इक्वेशन है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। मीडियम के लिए अपना इक्वेशन होगा 1/4 पाई k एप्सिलॉन 0 q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। कंसेप्ट बच्चा ध्यान से पढ़ते रहिएगा, कंसेप्ट को रिकॉल करना है, ठीक है। तो कंसेप्ट रिकॉल करने के लिए क्या होगा, अगर कहीं पे भी कुछ भी समझ में ना आए तो क्या कीजिए, पॉज कीजिए वीडियो, रिमाइंड कीजिए, देखिए वहां पे, कंसंट्रेट कीजिए, और आपका जो फॉर्मूला बेस है उसका रिकॉल कर रहे हैं। तो वहां से बहुत थियरिटिकल डिस्कशन नहीं हो रहा, लेकिन जितना मैथमेटिकल और जितना उसके रिलेटेड लॉ होता है, डेफिनेशन होता है, यूनिट्स होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, तो इसके हिसाब से हम कॉन्सेप्ट डिस्कशन करेंगे। तो क्या होगा कि आपके न्यूमेरिकल का जो वीक पार्ट होता है, नीट वालों का सबसे बड़ा जो वीक पार्ट होता है वो होता है, क्या होता है कि भाई उनको न्यूमेरिकल में डिस्कशन करने में थोड़ा दिक्कत होता है, न्यूमेरिकल को डिकोड करने में दिक्कत होता है। तो यहाँ से ये चीज क्लियर होने वाला है कि भाई आपको न्यूमेरिकल को डिकोड करने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि हम कंसेप्ट के साथ साथ आपके साथ डिस्कशन करने वाले हैं, पूरा उसका PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरा डिस्कशन होगा उसके साथ। तो यहाँ पे कंसंट्रेट बना के रखिएगा, ठीक है। थोड़ा लंबा सीरीज होगा लेकिन कंसंट्रेशन बना के रखिएगा, वही आपको हेल्पफुल होने वाला है। और आपका नीट का एग्जाम है, हमारा भी नीट का ही एग्जाम है, समझ के रखिए। आपका 140 प्लस रख के ही रुकेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मूव ऑन करते हैं। तो फर्स्ट थिंग इज हम कहाँ पे बात कर रहे हैं कि भाई फोर्स का बात कर रहे थे। फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। चलिए, व्हाट इज द यूनिट ऑफ k? k का यूनिट, कूलम्ब कांस्टेंट का यूनिट क्या बनेगा? तो यहां से एक काम कीजिए, k को सब्जेक्ट बनाइए, k इज इक्वल टू f r स्क्वायर अपॉन q1 q2, ठीक है। चलो, यूनिट क्या बनेगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर, ठीक है। तो सेकंड पता चला है ना, फोर्स का न्यूटन, r का मीटर स्क्वायर एंड द q1 q2 कूलम्ब स्क्वायर। अगर किसी बच्चे ने पहले से पढ़ाई नहीं की होगा, यहाँ देखेगा फिर भी उसको एटलीस्ट 60 to 70% एंड डैम से उनको समझ में आ ही जाएगा, लेकिन कॉन्सेंट्रेट करना जरूरी होता है, ठीक है। चलिए, सेकंड यूनिट 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू k। तो एप्सिलॉन 0 क्या होगा, दैट्स द रेसिप्रोकल ऑफ k दिख रहा है मुझे। तो एप्सिलॉन 0 का यूनिट क्या बनेगा, क्या होगा, इसको इनवर्सली कीजिए, कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, दैट इज द यूनिट ऑफ एप्सिलॉन 0। पता चल रहा है व्हाट इज द यूनिट ऑफ k? k का यूनिट क्या हुआ, k का यूनिट क्या दिख रहा है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। एप्सिलॉन 0 का यूनिट क्या दिख रहा है, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। देन व्हाट अबाउट द SI यूनिट? ऐसा यूनिट हो गया, ठीक है। देन व्हाट अबाउट, रिमेंबर दैट मेरा क्वेश्चन के भाई डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, क्योंकि एग्जाम में पूछ चुके हैं डायमेंशनल फार्मूला, आपके बोर्ड के रिलेटेड 1 मार्क के भी क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कशन कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे डायमेंशनल फार्मूला k का क्या होगा, तो चलिए, न्यूटन का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, डायमेंशनल फार्मूला फॉर किसके लिए बात कर रहे हैं हम लोग, कूलम्ब कांस्टेंट। चलिए, कूलम्ब कांस्टेंट,
चलिए तो क्या होगा, न्यूटन का क्या होगा m1 L1 t माइनस 2, मीटर स्क्वायर का क्या होगा L2 डिवाइड बाय कूलम स्क्वायर का क्या होगा, कूलम स्क्वायर का डायमेंशनल फार्मूला कूलम, चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है। चलिए तो हमारे पास डायमेंशनल फार्मूला का 5 बेसिक अभी 7 होते हैं ऐसा यूनिट, ठीक है। उसमें से 5 अपना फंडामेंटल होता है, कौन कौन सा, m l t a n थीटा, m मास, l लेंथ, t टाइम, a एम्पियर, थीटा टेम्परेचर, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन सी चीज है, मास है, लेंथ है, टाइम दिख रहा है। देन व्हाट अबाउट द एम्पियर, बिकॉज चार्ज है वहां पे एम्पियर होगा। नाउ द इक्वेशन क्या होगा, करंट इज इक्वल टू चार्ज बाय टाइम, बाय दिस इक्वेशन q इज इक्वल टू वी गेट I into t। देन व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ चार्ज, a1 t1, देयरफॉर कूलम स्क्वायर इज रिप्लेस्ड बाय a1 t1 होल स्क्वायर, सो a2 t2 लिख दे। चलो लेट्स सिंपलीफाई, व्हाट वी गेट m1 L3 T minus 4 A minus 2, that is the dimensional formula for the Coulomb constant. Remember that this is the dimensional formula for the Coulomb's constant K. Then what about the dimensional formula for epsilon 0? Just हमारा जो K का इक्वेशन उसको इन्वर्स करके लिखे, m minus 1 L minus 3 T4 A plus 2, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन बनेगा, ये हमारा डायमेंशनल फार्मूला बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो भी डिस्कशन किया रिलेटेड टू कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, उसका इक्वेशन क्या बनेगा, व्हेन द मटेरियल विल बी एडेड फिल अप विद द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, तो क्या होगा उसका इक्वेशन क्या बनेगा, उसके रिलेटेड जो रिलेशन है एप्सिलॉन में, एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू रिलेटिव परमिटिविटी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, उसके हिसाब से कौन सा इक्वेशन बनेगा, व्हाट इज द यूनिट ऑफ कूलम्ब्स कांस्टेंट, व्हाट इज द यूनिट ऑफ एप्सिलॉन 0, एंड देन व्हाट अबाउट द डायमेंशनल फार्मूला फॉर द एप्सिलॉन 0 एज वेल एज फॉर द कूलम्ब्स कांस्टेंट, ठीक है। यहां तक पूरा डिस्कशन खत्म होता है। नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन विद द, अगर यहाँ पे एक सेकंड आगे बढ़ने से पहले अगर वेक्टर फॉर्मेशन की बात करें, ये तो हो गया हमारा स्केलर फॉर्मेशन, ठीक है। ये पूरा जब तक मैंने डिस्कशन किया था वो तो स्केलर फॉर्मेशन के लिए। अगर कोई पूछे राइट डाउन स्केलर, राइट डाउन कूलम्ब्स लॉ फॉर स्केलर, तो फिर क्या होगा, स्केलर फॉर्म में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, ये तो हमने लिख दिया, ठीक है। देन व्हाट अबाउट इन द वेक्टर फॉर्म, सपोज दैट यहाँ पे अगर थोड़ा स्पीड पे देखते हैं, q1 एंड q2, सपोज दैट द डिस्टेंस इज फ्रॉम द ओरिजिन इज r1, फॉर q2 ओरिजिन r2 होगा, ठीक है। देन व्हाट अबाउट, सपोज यहाँ पे हम एट्रैक्शन दिखा रहे हैं, ठीक है, चलो ये एट्रैक्शन हो रहा है, तो व्हाट अबाउट द रिजल्टेंट डिस्टेंस की डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, रिजल्टेंट कितना होगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ठीक है। तो q1 से q2 की ओर जा रहा है तो क्या होता है, q1 से ट्रांसफर हो रहा है q2 की ओर, तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट को लेफ्ट राइट डाउन बाय r12, कहां से हम लिख रहे हैं r12, ठीक है। तो r12 इज इक्वल टू क्या होगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ठीक है। तो यही इक्वेशन को स्केलर के फॉर्म को हम लिखते हैं इन द फॉर्म ऑफ द वेक्टर। थोड़ा कलर चेंज कर लेते तो आपको इजीली आपको पता चल जाए, ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म की बात करते हैं 1 to 2, यानी ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम द 1 to बॉडी 2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q1 q2, दैट्स अ स्केलर क्वांटिटी, उसको चेंज मत कीजिएगा। r डिस्टेंस चेंज हो रहा है, r12 वेक्टर क्वांटिटी r12 होल स्क्वायर पता चल गया, इनटू उस व्हाट अबाउट द डायरेक्शन, बिकॉज़ ऑफ प्लस से माइनस है, माइनस से प्लस है, डायरेक्शन डिपेंड करेगा, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं r कैप यूनिट वेक्टर, बिकॉज अगर डायरेक्शन को शो करना है तो कहाँ क्या होगा, यूनिट वेक्टर पिक्चर में आने वाला है, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होगा, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला बताओ ना, वेक्टर व्हाटएवर वेक्टर इज देयर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। तो अगर सारी चीजें इसमें रख दो, क्या बन रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q1 q2 अपॉन क्या हो रहा है r2 माइनस r1 स्क्वायर इनटू r कैप 1 2 की जगह पे रिप्लेस करता है r12 कितना है r2 माइनस r1 डिवाइड बाय r2 माइनस r1, लेट्स रिप्लेस इट, देन वी गेट r2 माइनस r1 डिवाइड बाय r2 माइनस r1, ठीक है, होल, ठीक है, यहाँ पे एक ही होगा, ठीक है। तो यहाँ इसको अगर सिंप्लीफाई करिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 वी गेट q1 q2 अपॉन r2 माइनस r1 क्यूब,
ठीक है, into R2 minus R1. That's the final formula for वेक्टर फॉर्म फॉर कूलम्ब्स लॉ। अगर यहाँ से उलट सुलट बात करें, अगर 1 से 2 लिया है, वहां से 2 से 1 बात करें, 2 से 1 यानी इसको सिर्फ एक ही चीज करने का है, आपको क्या करने का है, सिर्फ माइनस साइन लगाना होगा। क्यों माइनस साइन? अगर 2 से 1 बात कर रहे हैं तो माइनस साइन लगा के पूरा इक्वेशन सेम लिख दीजिए। क्यों? एक मिनट पहले लिख लेते हैं, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होने वाला है इसलिए, और कुछ भी नहीं है। डायरेक्शन क्योंकि प्लस से माइनस जा रहा था, माइनस से प्लस सोच लीजिए, ए से बी जा रहा था, बी से जा रहा है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रहा है। देयरफॉर हियर इज नॉट एज अ माइनस। देयरफॉर एज पर द न्यूटन्स थर्ड लॉ, क्या होता है न्यूटन्स थर्ड लॉ? ऐसे अगर न्यूटन्स थर्ड लॉ की बात करें तो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आर सेपरेटेड, इक्वल एंड अपोजिट, ठीक है, इक्वल मैग्नीट्यूड बट आर इन अपोजिट, ठीक है, इसको मॉड्यूलस में लिख दीजिए। उसका मैग्नीट्यूड हमें सेम मिलने वाला है, लेकिन हमारा उसका डायरेक्शन कौन सा होगा, डिफरेंट होगा। दैट्स व्हाई यहाँ पे प्लस और माइनस का साइन का डिफरेंट होने वाला है, ठीक है। तो अब तक हमने कूलम्ब्स लॉ के भी दो फॉर्मेशन देख लिए। अगर वो स्केलर क्वांटिटी में होगा नो प्रॉब्लम, हम कर सकेंगे। अगर वो वेक्टर क्वांटिटी में होगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, हम कर लेंगे, ठीक है। तो यही इक्वेशन जो फर्स्ट मैंने लिखा वो इक्वेशन आपको याद रखना होगा फॉर द कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। होगा इतना पता चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा स्केलर के लिए F इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इन अ वेक्टर फॉर्म 1 to 2 ले लेते हैं हम लोग, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R1 2 स्क्वायर, ठीक है। और वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन के बिना आगे नहीं बढ़ेगा, देयरफॉर यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, प्रोडक्ट कीजिए, यू विल गेट अ डायरेक्शन आल्सो। सो ये हमारा हो गया स्केलर फॉर्म, ये हो गया हमारा वेक्टर फॉर्म। तो इसी हिसाब को हम लेके हम आगे बढ़ेंगे। कूलम्ब्स लॉ, अगर मैं चार्ज को हीरो बोल रहा हूँ तो चार्ज को हीरो बोल रहा हूँ, तो जी ये कूलम्ब्स लॉ है वो हमारे हीरोइक थ्योरी है। पूरे 12th स्टैंडर्ड की हीरोइक थ्योरी कभी भी कहीं पे भी आ सकती है। जहां पे चार्ज आएगा वहां पे ये आने वाला है, जहां जहां आपको चार्ज दिखने वाला है, जहां जहां पे पार्टिकल रिलेटेड डिस्कशन होगा वहां वहां पे आपको कूलम्ब्स लॉ का यूज भी करने का आ सकता है, ठीक है। चलिए मूव ऑन करते हैं। अब जैसे कि मैंने डिस्कशन किया आपके साथ, क्या डिस्कशन किया, जो भी हम थियरी डिस्कशन कर रहे हैं उसके रिलेटेड नीट के प्रीवियस 35 ईयर 36, 33 ईयर, 33, 34 ईयर जितने भी क्वेश्चन मिल रहे फ्रॉम द 1988, जितने भी मुझे क्वेश्चन मिले वो सारे क्वेश्चन का डिस्कशन यहाँ पे करने वाला हूँ, ठीक है। तो टॉपिक रिलेटेड डिस्कशन कर रहा हूँ, ना कि पूरा चैप्टर मैंने खत्म कर दिया, पूरा चैप्टर मैंने डिस्कसन कर लिया, देन आफ्टर चलो आओ एमसीक्यू करते हैं। तो क्या होगा, कंसेप्ट भी कई बार मिक्सअप हो जाता है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपको इनिशियली बिल्डअप मिलेगा। इनिशियली बिल्डअप यानी अगर किसी बच्चे ने पूरा नीट का तैयारी नहीं किया होगा तो उनको क्या होगा कि भाई टॉपिक खत्म किया, टॉपिक उन्होंने भी एक बार पढ़ लिया, जैसे कि हमारा स्ट्रेटेजी में है, सैटरडे आपको पढ़ना है आत्मनिर्भर खुद पे ही डिपेंड होके आपको एनसीईआरटी ये सब का कंसेप्ट समझना है। तो उस हिसाब से आप जब पढ़ते होगे, ठीक है। यहाँ पे आप क्या करेंगे, वीडियो देखेंगे, वीडियो में क्या होगा कि भाई स्टार्टिंग में कंसेप्ट होगा, देन आफ्टर पूरा एमसीक्यू रिलेटेड होगा, तो उससे क्या होगा आपको पूरा बिल्डअप मिलने वाला है, ठीक है। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 1, 2 पॉइंट चार्ज ए एंड बी। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छे से बच्चे एक्सप्लेन करूंगा। थियरी जितना स्पीड में लगा होगा उतना ही अच्छे से न्यूमेरिकल खत्म होने वाला है। न्यूमेरिकल में जितने भी कंसेप्ट होंगे सारे एक्सप्लेन करूंगा मैं यहाँ पे। चलिए 2 पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 1, 2 पॉइंट चार्जेस ए एंड बी। चलिए यहाँ पे दो चार्जेस मुझे दिख रहे हैं, ए एंड बी। हैविंग चार्ज, एक पे प्लस क्यू चार्ज है और सेकंड पे माइनस क्यू चार्ज है respectively, are placed at certain distance. Suppose that we are going to take the वो जितना place at certain distance, तो हम क्या ले रहे हैं, r डिस्टेंस पे दोनों सेपरेट किए गए, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो कितना है, F है। फोर्स कितना लग रहा है, F फोर्स लग रहा है, ठीक है। चलिए तो ये इक्वेशन क्या बनेगा, F इज इक्वल टू K, Q1 कितना है, Q
Q2 कितना है माइनस क्यू अपॉन सेपरेटेड बाय फाइनाइट डिस्टेंस r स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो क्या बनेगा प्लस और माइनस माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया कौन सा लॉ यूज करना है, कूलम्स लॉ। जैसे कि मैंने आपको स्ट्रेटेजी में डिस्कशन किया गया था, आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पे क्या फाइंड आउट करना है उस पे अटैक करना ही नहीं है, आपको पहले कॉन्सेप्ट डिकोड करना है फ्रॉम द न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। क्वेश्चन डिकोड हो गया, यहाँ पे मैंने एक लाइन पढ़ी, उसके रिलेटेड मुझे जो लगा वो मैंने लिख दिया। ठीक है, देन आफ्टर क्या करूंगा, सेकंड लाइन पढ़ूंगा, सेकंड लाइन से जो मुझे दिक्कत आ रही है वो मैं लिख लूंगा। ठीक है, देन आफ्टर मैं थर्ड पॉइंट पे जाऊंगा कि भाई मुझे चाहिए क्या, तो उसके हिसाब से अगर रिलेशन कुछ बनता होगा तो ठीक है, उसके हिसाब से हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, चलिए तो क्या कर रहे हैं भाई, फर्स्ट दो बॉडी थे प्लस क्यू एंड माइनस क्यू सेपरेटेड बाय फाइनाइट डिस्टेंस एंड द फोर्स इज गिवन बाय कैपिटल F। नाउ व्हाट, सी चलिए 25% of charge of A is transferred to B from body A से B। समझिए यहाँ पे मैं कलर थोड़ा चेंज करता हूँ आपके लिए बच्चे, तो आपको इजीली समझ में आए। फ्रॉम A टू B पता चल रहा है, A टू B कितने परसेंट, 25% चार्ज ट्रांसफर हो रहा है। कितना परसेंट, 25% चार्ज ट्रांसफर हो रहा है। मतलब में अगर मैं बात करूं तो A बॉडी के पास इनिशियल प्लस क्यू चार्ज था, B बॉडी के प्लस इनिशियल माइनस क्यू चार्ज था, तो अब क्या हो रहा है, चार्ज ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम A टू B। तो यहाँ से 25% चार्ज कम होगा, तो यहाँ पे 25% चार्ज बढ़ेगा। बच्चा पता चल रहा है, बहुत ही इजी सम है, जहां पे एक एक कंसेप्ट को मैं बारीकी से देख रहा हूं और आपको एक एक कंसेप्ट बहुत इजीली समझाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा प्लस क्यू। चले यहाँ पे क्या करिए, परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए, 25% है डिवाइड बाय 100 इंटू क्यू। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा माइनस क्यू प्लस 25/100 इंटू क्यू। ठीक है, चलो सिंप्लीफाइड क्या होगा, फॉर बॉडी A फॉर बॉडी B प्लस क्यू माइनस 25 फोर्सा 100 1/4 क्यू माइनस क्यू प्लस 1/4 क्यू। चले कितना होगा बच्चा, लेट्स टेक एलसीएम 4 - 1 3/4। यहाँ पे कितना हो रहा है 4 - 4 प्लस 3 -3/4। ठीक है, ये हमारा हो गया नया चार्ज Q डैश और ये भी हमारा हो गया नया चार्ज। इसको काम कीजिए Q1 डैश और Q2 डैश के हिसाब से लिख दीजिए तो अच्छा लगेगा। ठीक है, अब हमारे पास जैसे इक्वेशन 1 था वैसे इक्वेशन 2 भी बनेगा। क्या बन रहा है, इक्वेशन 1 और 2 पेन का इंक चेंज कर रहा हूं तो आपको इजीली समझ में आए। वापस ये दोनों को जोड़ के बनेगा इक्वेशन F इज इक्वल टू प्लस और माइनस माइनस डायरेक्टली लिखता हूं के 3Q/4 अपॉन डिस्टेंस कितना है r स्क्वायर। डिस्टेंस के साथ कुछ भी चेंज नहीं करना है, पता चला है, और इसको हम फोर्स दे देते हैं F डैश, बिकॉज़ ऑफ चार्ज चेंज हो रहा है, फोर्स का वैल्यू भी चेंज होगा। ठीक है, तो दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। चलिए तो इक्वेशन नंबर 2 को सिंप्लीफाई कीजिए। चलिए इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 उसको सिंप्लीफाई कीजिए। क्या होगा, F डैश इज इक्वल टू कितना होगा माइनस, ठीक है, तो कितना होगा 3 3 9 4 4 16 9/16 के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये अगर हम इक्वेशन नंबर 3 बोले तो कैन वी रिप्लेस माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन, कैन वी सब्स्टिट्यूट रिप्लेस माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। वो क्या है हमारा, वो हमारा इनिशियल फोर्स है विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल F। देयरफॉर F डैश इज इक्वल टू 9/16F। क्या आंसर आ रहा है 9/16F। अभी तो मैंने अंदर एमसीक्यू देखा भी नहीं, डिस्कशन भी नहीं किया, क्या करना है वो भी नहीं पता, लेकिन हमने जस्ट सिंप्लीफाई करके ये चीज पाया कि भाई क्या फाइंड फोर्स बिटवीन द चार्ज बिकम। तो यही डायरेक्टली यही बोल रहा हूं मैं कब से कि कंसेप्ट के रिलेटेड अगर आप डिस्कशन करेंगे, कंसेप्ट को डिकोड करेंगे, आपका आंसर ऑटोमेटेड आने ही वाला है। आंसर कितना आ रहा है 9/16F। सी दिख रहा है।
अभी हमने एमसीक्यू देखा भी नहीं था, आंसर आ गया पहले, ठीक है। तो फर्स्ट जो भी था आपको समझ में आ गया होगा, बी केस उसको सिंप्लीफाई किया एंड देन वी गेट द relation between the new force and the old one force. Okay, let's move on with the question number 2. Question number 2 क्या बोल रहा है, बहुत ही थोड़ा सा डेंजर दिख रहा है मुझे, क्या लग रहा है, चलो लेट्स सी। सपोज द चार्ज ऑफ अ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन डिफर स्लाइटली, दोनों में स्लाइटली डिफरेंस दिया गया है, ठीक है। वन ऑफ देम इज माइनस ई, चलो इसको हम इलेक्ट्रॉनिक बोल देते हैं, माइनस दिया गया है तो दो हमारे पास चार्ज है, एक तो प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर माइनस ई वाला को हम बोल देते हैं इलेक्ट्रॉन माइनस ई, तो प्रोटॉन का क्या होगा, अदर के पास कितना चार्ज है ई प्लस, यहाँ पे डी ई मत लिखेगा, डेल्टा है चेंज, ठीक है, डेल्टा होगा चेंज, यहाँ पे थोड़ा चेंज कीजिएगा बच्चा, ठीक है। चलिए तो ई प्लस डेल्टा ई, ये हो गया हमारा ई प्लस डेल्टा ई माइनस ई। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इफ द नेट ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू हाइड्रोजन एटम, चलिए तो जैसे कि मैंने बोला कि ये पूरा सिस्टम है, ठीक है, ये पूरा सिस्टम है, तो पहले एक काम कीजिए, नेट चार्ज फाइंड आउट कीजिए, नेट चार्ज कितना आ रहा है हमारा, नेट चार्ज के हिसाब से हम लोग पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे वार करेंगे, देन आफ्टर वार किस पे करना है, ग्रेविटेशनल फोर्स पे वार करेंगे। नेट चार्ज कितना होगा, तो E प्लस डेल्टा E प्लस माइनस ई, दोनों को जोड़ेंगे, प्लस माइनस माइनस कैंसल आउट होगा, बचेगा कितना हमारे पास, डेल्टा ई जितना चार्ज बचेगा, ठीक है। तो क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अगर फोर्स का इक्वेशन लिखे तो क्या होगा, F इज इक्वल टू के, F इज इक्वल टू के, तो क्या होगा, के चार्ज कितना है, डेल्टा ई होल स्क्वायर डिवाइड बाय, अगर डिस्टेंस दिया गया है, यस इट इज डिस्टेंस इज डिफरेंस बाय d, therefore यहाँ पे लिख देंगे d स्क्वायर एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। देन सेम इक्वेशन अगर हम बात करें, अगर सेम इक्वेशन अगर हम बात करें फॉर द ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या है, दो हाइड्रोजन एटम दिए गए हैं, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स देखिए यहाँ पे कूलम्ब्स लॉ क्या था, फोर्स व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, सिमिलर दैट यहाँ पे ग्रेविटेशन, यहाँ पे मास ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एटम, टू मास ऑफ हाइड्रोजन, व्हाई, बिकॉज ऑफ टू एटम ऑफ हाइड्रोजन, दोनों एटम हाइड्रोजन के ही है, तो ये तो बहुत ही अच्छा है हमारे लिए भी। इसका डिस्टेंस कितना है d, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा, दैट्स द प्रोडक्ट ऑफ मासेस डिवाइड बाय स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, ठीक है, g mh अपॉन d स्क्वायर। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं g mh स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर। अभी मैंने पूरा क्वेश्चन पढ़ा भी नहीं, लेकिन हमने एक एक वर्ड को डिकोड कर रहे हैं, ठीक है। वन ऑफ देम इज माइनस ई, सेकंड वन इज ई प्लस डेल्टा ई, यहाँ पे किसके लिए रिलेटेड है, नेट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो नेट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से पहले क्या करना पड़ेगा, नेट ऑफ चार्ज फाइंड आउट करना पड़ता है, उससे मैंने उस वर्ड से मैंने क्या किया, नेट ऑफ चार्ज फाइंड आउट किया, और उसको लेके हमने नेट फोर्स फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। सिमिलर नेट ग्रेविटेशनल फोर्स, ओके। ना मच ग्रेटर देन एटॉमिक साइज, अपार्ट इज जीरो, यानी अपार्ट इज जीरो यानी कि दोनों के बीच का जो मैग्नीट्यूड है वो कैसा है, सिंपल, याद रखिए दोनों के बीच में मैग्नीट्यूड क्या है, दोनों के बीच का मैग्नीट्यूड सेम होगा, यानी द समेशन ऑफ एफ ई एंड एफ जी क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, सेम होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। चलिए तो क्या हो रहा है, एफ ई कितना है हमारे पास, के डेल्टा ई होल स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम एच स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। चलिए डी स्क्वायर कैंसल आउट, हमें फाइंड आउट क्या करना है, अब ये देखना पड़ेगा। चलिए मच ग्रेट द डेल्टा ई इज ऑर्डर ऑफ, चलो डेल्टा ई को हमें फाइंड आउट करना है, डेल्टा ई होल स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाइए, व्हाट वी गेट, जी एम एच स्क्वायर डिवाइड बाय के मल्टीप्लाई टू साइड चेंज डिवाइड, देयरफॉर डेल्टा ई होल स्क्वायर इज इक्वल टू जी mh स्क्वायर अपॉन के, दिस इज आवर इक्वेशन। चलिए यहाँ पे g का वैल्यू क्या होगा, 6.67 इंटू 10⁻11 ऐसा यूनिट लिख देते हैं। mh का वैल्यू दिया गया हुआ है 1.67 इंटू 10⁻27 kg। व्हाट अबाउट द वैल्यू ऑफ k, 9 इंटू 10⁹ ऐसा यूनिट लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए,
अब वो इक्वेशन में स्क्वायर का साइड चेंज कीजिए, स्क्वायर रूट कीजिए, यू विल गेट आंसर फॉर डेल्टा ई इन कूलम। बच्चा मुझे कमेंट में बताना है कि भाई डेल्टा ई का वैल्यू कितना आ रहा है, ठीक है, तो भी हमको पता चलेगा कि आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे डेल्टा ई का वैल्यू नियर अबाउट, जहां तक मुझे आंसर पता है, कहाँ कितना होगा, 10⁻⁻, नियर अबाउट 10⁻⁻37 कूलम तक आएगा, ठीक है। आप लोग कीजिएगा एक बार, उससे आपको सिंप्लीफाई करके आपको पता चलेगा कि भाई ये सही है कि गलत है, सर पढ़ा रहे हैं सही है कि गलत है, यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन खत्म। सेकंड क्वेश्चन में क्या था, ई दो चार्जेस के प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है, वहां पे नेट फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल बिटवीन द टू हाइड्रोजन एटम प्लेस एट द डिस्टेंस, वहां पे आपको अपार्ट इज 0, यहाँ पे कांस्टेंट दिया गया हुआ है, देयरफॉर यहाँ पे मैंने इक्वल साइन यूज किया है। एक के कोड को डिकोड कीजिए, नेट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था तो हमने यहाँ पे नेट ऑफ चार्ज कैलकुलेट किया, ठीक है, पता चल रहा है। तो ये पूरा सिस्टम के लिए था, तो हमने आगे भी डिस्कशन किया था, अगर सिस्टम के लिए चार्जेस फाइंड आउट करना है तो जो भी सिस्टम में टोटल चार्ज है उनको एडिशन कर दीजिए, ठीक है, ठीक है। दैट्स द एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। मेनली 3 टाइप ऑफ प्रॉपर्टी होती है। एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, अगर हम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की बात करें तो सेकंड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड थर्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये 3 मेन प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, चार्ज की, इलेक्ट्रिक चार्ज की, जो हमारे हीरो की मेन 3 प्रॉपर्टी होती है, उसको हिसाब से भी हम रिलेटेड ये डिस्कशन कर रहे हैं। नेक्स्ट 3 क्वेश्चन नंबर 3 मेरे हिसाब से ये बहुत ही कंसेप्शन वाला क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा केस है, बहुत ही बढ़िया, आपको बहुत ही इंटरेस्ट होने वाला है यहाँ पे कि आपका पूरा कंसेप्ट वाइज जो भी है, जितना भी न्यूमेरिकल है वो पूरा डिफरेंट केस पे है। तो यहाँ पे आपका अगर मैंने 5 एमसीक्यू किया, 5 एमसीक्यू, 5 to 6 एमसीक्यू, तो आपका वहां पे 6 एमसीक्यू क्लियर हो रहा है। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ कि पूरा जो जितना भी प्रीवियस ईयर का पेपर सेट है उनका पूरा सॉल्यूशन कर रहा हूँ, यानी वहां पे जितना भी कंसेप्ट यूज हुआ है वो आपको पता चल रहा है विद कंसेप्ट वाइज थियरी। तो ये बच्चा आपको लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 2 आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट बाय द 2 massless स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l, ठीक है। तो एक कॉमन पॉइंट से दोनों को सस्पेंड यानी टाई अप किए गए हुए। यहाँ पे थोड़ा सेपरेशन से पहले से बात करता हूँ, ठीक है ना। उनका लेंथ कितना है, कलर नहीं आ रहा था, ठीक है, आ गया। L आर इनिशियली एट अ डिस्टेंस d, इनिशियली कितने डिस्टेंस पे दोनों, d डिस्टेंस पे, ठीक है। ये हमारा सेंटर पार्ट ले लेते हैं जहां से एंगल सपोज कर रहा है कि भाई थीटा जितना एंगल बन रहा है, ठीक है। चलिए यहां, चलिए आगे बात करते हैं। अपार्ट बिकॉज ऑफ दैट, वो दोनों सेपरेट हो रहे हैं बिकॉज ऑफ म्यूचुअल इंपल्सन। मैंने पहले से ही सेपरेट करके रखा हुआ है, ये भी थीटा है, ये भी थीटा होगा, ये अपना लेंथ l होगा, ठीक है। तो सेपरेट करके लिखा होगा, तो ये भी अपना फोर्स F, रिपल हो रहा है, दूर जा रहा है, अपार्ट हो रहा है, ठीक है। चलिए ये हमारा फेस हो गया है। चलिए पहले हम क्या करते हैं, इसको ही थोड़ा डिकोड करने की ट्राई करते हैं, और डिकोड करते करते सीखते हैं कि भाई पहले तो एंगल का डिस्कशन करते हैं, विथ थ्रेड कितना बन रहा है, विथ फोर्स कितना बन रहा है, बिकॉज ऑफ बॉल है तो आइडेंटिकल बॉल है, वो क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो हमारा फोर्स लगेगा उसको क्या बोलते हैं, वेट, वो कितना होता है, mg होता है। तो mg का जो लाइन ऑफ एक्शन है उसका थ्रेड के साथ कितना एंगल बनेगा, ये एंगल कितना बन रहा है, तो आपको ज्योमेट्री पता होगा बेटा, क्या होगा, ये आपको z दिख रहा है, बाय अल्टरनेटिंग एंगल ये कितना होगा, थीटा होगा, बाय अल्टरनेटिंग एंगल ये कितना होगा, थीटा। तो जिसके साथ एंगल बन रहा है, तो चैप्टर नंबर 4 वेक्टर स्टैंडर्ड 11, तो जिसके साथ हमारे 2 कंपोनेंट बनेंगे यहाँ से, ठीक है, वो सारे डिस्कशन कर रहे हैं। तो ये कितना होगा, पहले तो ये जो थ्रेड है, बॉल है, उनका टेंशन लगेगा, तो ये कितना होगा, T, टेंशन T। तो जिसके साथ एंगल बन रहा है वो क्या होगा, फर्स्ट कंपोनेंट T cos थीटा एंड सेकंड कंपोनेंट क्या होगा, T sin थीटा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैं फ्री बॉडी की बात करूँ तो रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, 2 है, दोनों पे सपोज चार्ज हम q सपोज कर लेते हैं, तो क्या होगा, kq² d², ठीक है। चलिए सेकंड, यहाँ पे जो फर्स्ट कंपोनेंट है T sin थीटा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो लग रहा है वेट वो है mg, एंड अपवर्ड डायरेक्शन हमें जो कंपोनेंट दिख रहा है वो है T cos थीटा, ठीक है। चलो इसको अब हम सिंप्लीफाई करिए, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, हॉरिजॉन्टल
हॉरिजॉन्टल फोर्स इज इक्वल टू 0, देयरफॉर कंपैरिजन कीजिए F इज इक्वल टू k q स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर इज इक्वल टू t sin थीटा. सिमिलर दैट दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 एंड सिमिलर फॉर द इक्वेशन नंबर 2. वर्टिकल को हम कंपैरिजन करते हैं. T cos theta is equal to what we get mg. This is the equation number 2. Let's go for it. Equation 1 by 2. Equation 1 by 2. ठीक है, चलो 1 by 2 कीजिए. क्या होगा? टी कैंसिल, साइन बाय कॉस क्या होता है? tan थीटा. tan थीटा इज इक्वल टू वी विल गेट k q स्क्वायर अपॉन mg इनटू d स्क्वायर. पता चल रहा है? डिनोमिनेटर क्या होगा? डिनोमिनेटर में होगा k q स्क्वायर अपॉन mg इनटू d स्क्वायर इज इक्वल टू साइन बाय कॉस क्या होगा? tan. t तो कैंसिल हो जाएगी. तो ये हुआ हमारा इक्वेशन नंबर 3. अभी हमने आगे कोई भी डिस्कशन नहीं किया. ठीक है, तो यहां तक मुझे जितना समझ में आया उतना मैंने आपको समझाया. आपको भी इतना ही समझना है, आगे कुछ भी अपना दिमाग नहीं लगाना भी. ठीक है ना. द चार्ज बिगिन टू लीक फ्रॉम बोथ द स्फीयर एट कांस्टेंट रेट. दोनों में से चार्ज क्या हो रहा है? कांस्टेंट रेट से क्या हो रहा है? लीक होना स्टार्ट हो रहा है. तो पहले एक काम कीजिए, चार्ज के रिलेटेड डिस्कशन करना है. कांस्टेंट रेट, कहीं पे भी फिजिक्स में आपको रेट वर्ड दिखे उसका मतलब क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी चेंज विद टाइम. ठीक है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो वो टाइम के साथ चेंज होगी, उसको क्या बोलेंगे? द रेट ऑफ समथिंग, व्हाटएवर फिजिकल क्वांटिटी इज देयर. सपोज द रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, उसको क्या बोलते हैं हम? करंट. तो चार्ज टाइम के साथ चेंज हो रहा है, उसका मतलब ये होता है. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमें चार्ज के साथ डिस्कशन करना हो तो एक काम कीजिए, पहले हम करते हैं कि भाई चार्ज को कांस्टेंट सब्जेक्ट बना लेते हैं, क्यू स्क्वायर को. तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, तो क्या होगा? mg d स्क्वायर इंटू tan थीटा अपॉन k. ये होता है. ठीक है, चले फ्रॉम द फिगर tan थीटा का इक्वेशन क्या बनेगा? फ्रॉम फिगर अगर हम नाम दे दे, ये a है अपना, जहां पे टाइप है वहां पे b है, और ये अपना हो गया c. सपोज यहां तक बात कर रहा हूं, देखिए यहाँ पे फिगर भी ड्रॉ करता हूँ. a b एंड c, ये अपना थीटा है, ये अपना लेंथ l है. ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा? हाफ ऑफ द डिस्टेंस कितना होगा? d/2 जितना. हाफ ऑफ कर देते, सेंट्रल लाइन है, ये अपना हो गया d/2. चलो, तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा? tan थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट. ऑपोजिट कितना है? d/2 अपॉन एडजेसेंट कितना है? l. देयरफॉर वी गेट tan थीटा इज इक्वल टू d अपॉन 2l. चिंता मत कीजिएगा बच्चा, यहाँ पे अगर डिस्टेंस x की बात है तो जहाँ पे मैं d लिख रहा हूँ वहाँ पे मैं x कर दूंगा. कोई टेंशन नहीं है बच्चा. जहाँ पे जो भी आपको लिखा गया है, जितना सेपरेट डिस्टेंस से करना है उसी हिसाब से ले लेना, अपन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, चलिए ये x होगा तो x कर दीजिए, कोई टेंशन नहीं. x क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे लास्ट लाइन पे लिखा वेरी एज ए फंक्शन ऑफ द x, डिस्टेंस x. सो नो वरी अबाउट इट, x के साथ चेंज कीजिए, जस्ट डिस्टेंस को मैं x कर रहा हूँ. ठीक है, चलिए ना. तो tan थीटा को रिप्लेस करते हैं हम लोग. यहाँ पे d पे x को रिप्लेस कर दीजिए. mg x स्क्वायर अपॉन k. tan थीटा क्या होगा? x डिवाइड बाय 2l. चलिए, तो क्या बन रहा है? mg x क्यूब अपॉन 2kl इंटू क्यू स्क्वायर. लेकिन हमें तो फाइंड आउट क्या दिया गया है? स्टेटमेंट एट अ कांस्टेंट रेट से डिक्रीज हो रहा है, लीक हो रहा है. तो एक काम कीजिए, लेट्स टेक यहाँ पे, चलिए पहले तो एक काम कीजिए, मास कांस्टेंट, g कांस्टेंट, k कांस्टेंट, लेंथ कांस्टेंट रहेगा, तो सिर्फ एक ही चीज चेंज हो रही है, क्यू स्क्वायर विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द एक्स क्यूब. ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? कांस्टेंट रेट से चेंज हो रहा है. तो लेट्स टेक अ डिफरेंशिएट बोथ द साइड. चलो, क्या मिलेगा? पावर 2 आगे होगा, डिफरेंशिएट आता है ना बच्चा, dq अपॉन dt. ठीक है, 2 आगे होगा, q माइनस 1 कितना होगा? q 2q dq बाय dt. प्रोपोर्शनल 3 आगे हो जाएगा. ठीक है, एक काम कीजिए, अगर ऐसा चीज नहीं करना तो और सिंपलीफाई मैं आपको करके दिखाता हूँ. चलिए, आपको ये सब करना, उससे अच्छा भी एक सिंपलीफाई करते हैं. थोड़ा आपको कंसंट्रेट करना पड़ेगा बच्चा, ये इजी है, सिंपलीफाई करना है मुझे. यहाँ पे क्यूब, ठीक है, स्क्वायर है, जब स्क्वायर साइड चेंज होगा तो क्या होगा? विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द 3/2. तो आपको क्या दोनों जगह पे
देखते नहीं रहना पड़ेगा, ठीक है। दोनों जगह पे कॉन्सेंट्रेट करने का कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे डायरेक्ट रेट ऑफ कांस्टेंट मिल जाएगा। यहाँ से क्या कीजिए, डिफरेंशिएट कीजिए dq by dt which is directly proportional with the x raised to 3/2। यहाँ पे मैं ब्लॉक में दिखा था उस नॉन, तो क्या होगा x raised to 3/2, उसका डिफरेंशिएट क्या होगा, डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3/2 आगे होगा 3/2 x raised to 3/2 minus 1, लेट्स सिंपलीफाई 3/2 x raised to कितना होगा 3/2 minus 1 कितना होगा 1/2। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो रहा है 3/2 x raised to 1/2, यानी क्या लिख सकता हूँ मैं, रूट x लिख सकता हूँ into dx by dt। इसको बोलते हैं चेन रूल बच्चा। कहीं पे नीट वालों को यहीं पे दिक्कत होता है कि सर हमारा जो दिमाग होता है वो कहाँ तक सपोज कर रहा है कि भाई न्यूमेरिकल में हमें पूरा दिक्कत आ रही है। तो यहीं पे एक चीज हो रही है कि जैसे मैं वर्ड पढ़ रहा हूँ वहीं से आगे जा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने खत्म किया कि भाई कांस्टेंट रेट से वो चेंज हो रहा था, मैंने कांस्टेंट रेट लाके रख दिया। अब क्या कर रहा है, द स्फीयर अप्रोच ईच अदर विद द वेलोसिटी, अब उनमें घुस रहा है वेलोसिटी। चलिए भाई ये तो और दिक्कत आने वाली है, वेलोसिटी को घुसाना है, ठीक है, और उसको मुझे चेंज करना है विद द फंक्शन x। वेलोसिटी को चेंज करना है विद द फंक्शन, ये तो बहुत इजी हो गया मेरे लिए, क्योंकि dq by dt क्या है, कांस्टेंट है। एक काम कीजिए, इनको छोड़ के पूरा साइड चेंज कीजिए, क्या होगा dx by dt प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो साइड चेंज होगा तो क्या होगा 2/3 रूट x डिनोमिनेटर में होगा dq by dt, ये तो हमारा कांस्टेंट है, dq by dt कांस्टेंट है, 2 हमारा कांस्टेंट, 3 हमारा कांस्टेंट, और व्हाट अबाउट द dx by dt, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस क्या होता है, वो तो हमारा वेलोसिटी हो गया। तो वेलोसिटी विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द रूट x में लिख सकता हूँ, यस और नो, बिकॉज ऑफ अनदर फिजिकल क्वांटिटी आर कांस्टेंट है। dq by dt वो तो उन्होंने ही कांस्टेंट दिया गया है, dq by dt क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। चलिए तो ये पूरा आपका पूरा स्ट्रक्चर पता चल रहा है। तो आंसर क्या हो रहा है, v which is inversely proportional with the 1/√x यानी -1/a, क्या होगा a। चलिए तो यहां तक क्लियर हो रहा है। तो फर्स्ट क्या करना है कि जो भी हमारा ऑब्जेक्ट था उसके रिलेटेड हमने सिंप्लीफाई किया, देन आफ्टर हम एक 1 by 1 लाइन को डिकोड करेंगे। 1 by 1 लाइन को डिकोड करते करते हमें आगे बढ़ना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। अब यहाँ पे अगर आप पूरा आगे का एमसीक्यू आपको पता चल गया होगा, यहाँ पे आप बोलोगे सर हम लोग करेंगे, ठीक है। ये बहुत ही इजी है, बहुत ही, इसमें कुछ नहीं करना है, बहुत ही इजी है, आगे का पूरा सेम है। सी 2 पीच बॉल कैरिंग अ इक्वल चार्ज, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 2 बॉल है, यहाँ पे वर्टिकल डिस्टेंस है y, ठीक है। देन आफ्टर एक नया डिस्टेंस है r डैश एंड y/2, ठीक है। द इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन द देम इज r। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं। चलिए फर्स्ट बॉल, सेकंड बॉल, suppose that distance is r and the vertical distance is now is given y in the case number 1। केस नंबर 2 में डायरेक्ट लिखने वाला हूं बच्चा। चलिए तो क्या हो रहा है, अब यहाँ पे y हो रहा है, चलिए ये अपना रिपल्सिव फोर्स F हो गया, डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg हो गया, टेंशन T लग रहा है, एंगल अपना हो गया थीटा, तो क्या होगा 1 कंपोनेंट T cos थीटा, सेकंड कंपोनेंट क्या होगा T sin थीटा, ठीक है। इनको कंपैरिजन करेंगे, F इज इक्वल टू q² अपॉन r² इज इक्वल टू T sin थीटा। बच्चा आगे जो मैंने एक्सप्लेन किया उसी को मैं कर रहा हूँ, दैट्स व्हाई आई गोइंग फॉर अ फास्ट वन। तो mg t cos theta, let's go for a division, t cancel out, what we get, tan theta is equal to kq² upon r² into mg, this is the final one, ठीक है। तो यहाँ पे सोचिए, अगर यहीं पे अगर न्यू वन आपको सोचना हो तो क्या करेंगे, डिस्टेंस चेंज हो रहा है, दिख रहा है r डेस हो रहा है, डिस्टेंस r डेस हो रहा है, हाफ कितना होगा, ये r होगा तो ये भी r होगा, ये कितना होगा r डेस बाय 2, तो ये भी कितना होगा r डेस बाय 2, तो डिस्टेंस हाफ हो रही है और उसके साथ साथ वर्टिकल डिस्टेंस भी हाफ हो रहा है बाय फिगर। तो एक काम कीजिए, इसी इक्वेशन को 1 इक्वेशन दीजिए, इन द सेकंड इक्वेशन tan थीटा इज इक्वल टू, थोड़ा स्पेस छोड़ता हूं मैं जो मुझे हेल्पफुल रहेगा। चलिए यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू के, चार्ज चेंज नहीं हो रहा है q², डिस्टेंस चेंज हो रहा है r डैश स्क्वायर इनटू mg, इक्वेशन नंबर 2। चले इसी को पकड़ के हम एक और इक्वेशन बनाते हैं,
हमारे पास फ्रॉम द फिगर हम tan थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, अपोजिट, ये अपना थीटा होगा, सपोज दैट ये अपना थीटा है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट तो क्या होगा r अपॉन y। सिमिलर दैट tan थीटा यहाँ पे क्या होगा r डैश, सॉरी यहाँ पे क्या होगा r/2 अपॉन y, ठीक है, हाफ ऑफ कितना होगा r/2 यहाँ पे क्या होगा r/2 अपॉन वर्टिकल डिस्टेंस, यहाँ पे y/2 है तो y/2 हो गया। चलिए तो क्या बनेगा tan थीटा 2 कट होगा, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है r/y और यहाँ पे मैं लिखूंगा r/2y। therefore ठीक है, तो आगे में जो चीज मुझे दिख रहा है यहाँ पे देखते रहेगा, आपको कहीं पे भी आप सोचने की कुछ भी जरूरत नहीं है। चले तो ये इक्वेशन में किस हिसाब से लिख पाऊंगा, tan थीटा की जगह पे रिप्लेस कीजिए r/2y इज इक्वल टू k q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर इंटू mg। तो ये इक्वेशन अगर मुझे सेम इक्वेशन लिखना हो तो कैसे लिखूंगा मैं, tan थीटा की जगह पे रिप्लेस कीजिए r डैश अपॉन y इज इक्वल टू k q स्क्वायर अपॉन r डैश स्क्वायर इंटू mg। ये जहां तक मैं लाइन टू लाइन डिकोड कर रहा हूं वहां तक है। द इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन द बॉल्स नाउ बिकम, हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है, जो नया हमारा r डैश है क्या फाइंड आउट करना है कि भाई जो नया r डैश है वो कितना इक्विलिब्रियम का, यानी रिलेशन विद द r फाइंड आउट करना है। तो क्या करते हैं पता है, तो ये इक्वेशन जो है हमारा नया इक्वेशन, इसको हम 3 बोलते थे, इसको हम 4 बोलते थे, तो 3/4 कीजिए, इक्वेशन नंबर 3/4 कीजिए। चलिए तो 3/4 करेंगे विद द ग्रीन पेन, नहीं ग्रीन तो हमने ले लिया है, तो कौन सा कलर ले, कौन सा कलर ले, ऐसे तो ब्लैक पे सारे कलर सूटेबल है, ऑरेंज कलर अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए तो क्या होगा 3/4 r अपॉन r डैश अपॉन y इज इक्वल टू k q स्क्वायर अपॉन r डैश स्क्वायर mg होल डिवाइड बाय, सेकंड वन कौन सा है r अपॉन 2y इज इक्वल टू k q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर इनटू mg कट, k कट, q स्क्वायर कट, ठीक है। चलिए y कट, तो रिमेनिंग वन व्हाट कितना r डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन r डैश स्क्वायर डिवाइड बाय, आपको थोड़ा सिंपलीफाई करके दिखा रहा हूँ, अगर ये ना करना हो तो कंपैरिजन भी कर सकते हैं, 1/2 यहाँ पे एक r बचेगा बच्चा, ये r है अपना, r/2 इज इक्वल टू 1/r स्क्वायर, ठीक है। तो इसी को कंपैरिजन करके बचा रहा है, तो 2 ऊपर जाएगा, तो 2 यहाँ पे लिख रहा हूँ थोड़ा स्मॉल हैंड राइटिंग से, 2r डैश डिवाइड बाय r इज इक्वल टू डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में r स्क्वायर अपॉन r डैश स्क्वायर। लेट्स डू क्रॉस मल्टीप्लाई, व्हाट वी गेट 2 इंटू r डैश क्यूब इज इक्वल टू r क्यूब, ठीक है। चलो 2 को साइड चेंज कीजिए, बिकॉज अब हमें न्यू लाने वाला है, r डैश क्यूब इज इक्वल टू r क्यूब बाय 2। यहाँ से सिंप्लीफाई करने की कोई जरूरत नहीं, लेट्स टेक अ स्क्वायर रूट ऑफ बोथ द साइड, स्क्वायर रूट दोनों के साइड ले तो क्या बनेगा r डैश इज इक्वल टू r अपॉन क्यूब रूट ऑफ 2। दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है, डी ऑप्शन क्या होगा डी। तो हमें सिंप्लीफाई बहुत नहीं करना, देखिए थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर का एमसीक्यू बहुत सिमिलर टाइप दिख रहा था, ठीक है, लेकिन कंसेप्ट कहाँ से चेंज हो रहा है, डिस्टेंस से चेंज हुआ। तो कंसेप्ट यहाँ तक तो सेम ही था, tan थीटा तक था, देन आफ्टर अगर लेंथ चेंज कर रहा हूँ मैं, ठीक है, अगर मैं थ्रेड की लेंथ चेंज कर रहा हूँ तो हमारा जो ऑसिलेशन का जो डिस्टेंस होगा वो भी कम होने वाला है, ठीक है। तो यही दिखा रहा है कि अगर ओरिजिनल हमारा r है, ठीक है, तो देन आफ्टर अगर हम लेंथ चेंज करेंगे, लेंथ क्या कर रहे हैं हम डिक्रीज कर रहे हैं, लेंथ क्या कर रहे हैं हम डिक्रीज कर रहे हैं, अगर लेंथ डिक्रीज करेंगे तो जो भी ऑसिलेशन होगा उसका डिस्टेंस भी कितना होगा, कम होगा, ठीक है। सपोज यहाँ तक पकड़ के रख रहा हूँ तो ये मेरा ऑसिलेशन हो रहा है जैसे कि, ठीक है, अगर मैं यहाँ से पकड़ूंगा तो यहाँ से नीचे देखिए तो ये क्या होगा, डिस्टेंस चेंज हो गया, डिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, देयरफॉर यहाँ पे हमें दिख रहा है r अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ r3, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ, 1 2 3 4 ईच एंड एवरी एमसीक्यू में कुछ डिफरेंट चीज दिख रहा है, कुछ नया दिखना पड़ रहा है, ठीक है। चलिए ये पूरे 1988 टू 2020 के जितने भी नीट के लेवल के एमसीक्यू ये टॉपिक पे है वो सारे यहाँ पे आने वाले हैं 1 बाय 1। चलिए ये तो मुझे थोड़ा इजी दिख रहा है, लेट्स सी, अगर इजी हो तो अच्छा है आपके लिए।
बायो वाला है, थोड़ा डिस्कशन करने में मजा आएगा। चलिए, तो अब क्या हो रहा है, अपना येलो अच्छा रहेगा लिखने के लिए। 2 points are 2 positive ions each carrying a charge q are separated by a distance q। ठीक है, दो चार्ज है, दो बॉडी है, दोनों पे चार्ज कितना है q एंड द सेपरेट उसको कर रहा हूँ बाय द डिस्टेंस d, और दोनों पे फोर्स लग रहा है F इज द फोर्स ऑफ द रिपल्सिव बिटवीन द आयन। दोनों पे रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, कितना लग रहा है, F लग रहा है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिसिंग फ्रॉम द ईच आयन विल बी, तो दोनों में से कितना नंबर मिसिंग होने वाला है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करना है और कैसे फाइंड आउट करेंगे, सोचिए। इतना ही चीज रहेगा, E being the charge on an electron। हमारे पास डिस्टेंस है, फोर्स है, हमारे पास Q है, तो यहाँ पे फर्स्ट थिंग तो हमें क्या लग रहा है, आपके पास 10 सेकंड है, सोचिए 10 to 20 सेकंड क्या करना है। फर्स्ट फाइंड आउट कीजिए, F इज इक्वल टू हमारे पास एक फोर्स फॉर्मूला, कूलम्ब फॉर्मूला kq²/d², ये तो हमें यूज करना ही करना है। अब क्या करें, चलो F इज इक्वल टू k कितना है, k कितना है 1/4πε, क्यों यहाँ पे k की जगह रिप्लेस करो, क्योंकि हमें एमसीक्यू में दिख रहा है 1/4πε के नोट में मुझे दिख रहा है, इनटू q की जगह पे इलेक्ट्रॉन के टर्म में है, तो क्या करें, q को रिप्लेस कीजिए बाय e²/d²। चलिए, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब क्या करें, हमें लाना क्या है, वही तो मिसिंग है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग फ्रॉम ईच आयन विल बी, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के रिलेटेड डिस्कशन है, तो क्या हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज यूज कर सकते हैं, q इज इक्वल टू एनी, व्हाट यू थिंक दैट, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज यूज कर सकते हैं, q इज इक्वल टू एनी, हाँ कि ना, क्योंकि यहां से हमें n मिल सकता है q/e, ठीक है, यहां से हमें चार्ज मिल सकते हैं। तो अब क्या करें, सोचिए सोचिए सोचिए, कहां से कहां घुसना है हमें, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन मिसिंग फ्रॉम ईच आयन विल बी, वही हमें फाइंड आउट करना है। नंबर, अब q कितना होगा, q कितना हो रहा है वो भी डिस्कशन करना पड़ेगा, q, क्योंकि हमारा जो इक्वेशन है वो इक्वेशन है इन टर्म ऑफ 4πε0, ठीक है, f दिख रहा है मुझे, d² दिख रहा है, और e² हमें डिवाइड में दिख रहा है। तो क्या करें, क्या सोच रहे हैं, क्या करना चाहिए हमें, तो एक काम कीजिए, ये जो हमारा टोटल चार्ज है उसको हम रिप्लेस कर देते हैं बाय द एनी, ये यहाँ पे लिख दीजिए q²। चलिए, ये अपना हो गया q², वहां पे रिप्लेस कर सकते हैं n², तो क्या होगा, F इज इक्वल 1/4πε0, टोटल नेट चार्ज को रिप्लेस करते हैं ne²/d², बिकॉज ऑफ नंबर्स ऑफ चार्ज वी डोंट नो, ठीक है। चलिए, तो अब क्या करें, F इज इक्वल 1/4πε0, कंसेप्ट को समझ के ही करना है, 2 बार गलती होगा कोई टेंशन नहीं है, लेकिन कंसेप्ट को समझने के भाई, ये पहले हमने Q लिया, देन आफ्टर E किया, देन आफ्टर उसमें क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आइटम, देयरफॉर नेट चार्ज का क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से उठा के रख दिया, क्यों, वहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और अब तक हमने एक ही चीज पढ़ा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के रिलेटेड वो है Q इज इक्वल टू n, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से तो कुछ भी होने नहीं वाला, क्योंकि Q तो हमारे पास है नहीं। चलिए, यहाँ से सोचिए आप, n को सब्जेक्ट बनाइए, तो n को सब्जेक्ट बनाते हैं, लेकिन क्या सब कुछ है, लेट्स सी आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आई होप आ जाए। n² को सब्जेक्ट बनाते हैं तो डिनोमिनेटर कहाँ होगा, डिवाइड टू साइड से मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई से क्या होगा, डिवाइड होगा, हो जाएगा बच्चा, लगता है f d² इंटू 4πε0/e², स्क्वायर टू साइड चेंज स्क्वायर रूट ऑफ, चलिए थोड़ा कोऑर्डिनेशन में लिखते हैं, 4πε0 f d²/e²। आई होप इस हिसाब से आपको कुछ एमसीक्यू दिखे, 4πε0 f d²/e² दिख रहा है मुझे, लेकिन ये किस में है, स्क्वायर रूट में है, किस में है, स्क्वायर रूट में। तो हमारा आंसर मुझे लग रहा है कि 4πε0 f e²/d², नहीं भाई, f d², यानी आंसर कौन सा है, C, कौन सा आंसर होगा, C, पता चल रहा है। तो इसी हिसाब के कंसेप्ट को डिकोड करना है कि भाई पहले एक चीज तो क्लियर हो गया, डिस्टेंस है, रिपल्सिव फोर्स है, तो हमें कूलम्ब लॉ के साथ जाना ही है, कंसेप्ट क्लियर। देन आफ्टर हमें डिकोड करना है कि भाई फाइंड आउट क्या करना है, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन, वहां से q इज इक्वल टू n से उठा के हमने रख दिया, ठीक है। तो n इज इक्वल टू क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4πε0 f d²/e²। नेक्स्ट
अब देखिए ये तो बहुत ही इजी कुछ दिख रहा है, लेकिन पता नहीं अंदर क्या क्या निकल जाए। When air is replaced by the dielectric medium, okay, no problem. Dielectric medium of the constant K, the maximum force of the attraction between the two charges separated by a distance. कोई टेंशन नहीं, पहले तो हम वैक्यूम के लिए लिखते हैं 1/4πε0 Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ऐड कर रहे हैं 1/4πε Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। एक काम कीजिए, F डैश अपॉन F लिखिए। F डैश अपॉन F क्या होगा, F डैश 1/4πε Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, F कितना हो रहा है 1/4πε0 Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, cancel out, then what we get, F dash upon F is equal to denominator numerator upon epsilon। एक काम कीजिए, इसको थोड़ा रिवर्स में लिखिए, epsilon upon epsilon 0 is equal to K, ठीक है, is equal to डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K is equal to F upon F dash। तो यहाँ पे क्या दिख रहा हो, अगर एयर को हम मीडियम से रिप्लेस कर रहे हैं तो हमारा जो नया फोर्स बन रहा है वो K के साथ मुझे इनवर्सली प्रोपोर्शनल में दिख रहा है। यानी अगर फोर्स का मैक्सिमम एट्रैक्शन होगा तो K कितना होगा, मिनिमम, यानी डिक्रीज हो सकता है। तो अगर इसके रिलेटेड कुछ भी लिखा हो तो क्या है, डिक्रीज K टाइम्स, कितना टाइम से डिक्रीज होगा, K टाइम से डिक्रीज होगा। यहाँ से थोड़ा इक्वेशन भी अगर चेंज करना तो F डैश इज इक्वल टू F बाई K, ठीक है। तो 1/K के टाइम से डिक्रीज होने वाला है, ओके। तो पता चल रहा है कि K के साथ मतलब में डिक्रीज होगा, डिक्रीज K टाइम, ठीक है। नया हमारा K के साथ इनवर्सली है, मतलब में क्या होगा, अगर ये मैक्सिमम होगा तो ये अपना मिनिमम होगा, यानी कम होने वाला है। दिस इज द सिंपल फंडामेंटल्स ऑफ फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। ये फंडामेंटल के रिलेटेड है, ये तो फटाफट हो जाता है, इसे चुटकी बजा के होना चाहिए। यहाँ पे क्यों देरी लगा रहा हूँ, क्योंकि आपको एक्सप्लेन करना है। जो बच्चों ने नीट स्टार्ट नहीं किया उनको नीट स्टार्ट करवाना है और उनको कैसे भी करके 100+ तक खींच के लेके जाना है इस बार, ठीक है। क्योंकि अभी जैसे कि हमें पता है कि ब्रेकिंग न्यूज के हिसाब से अगर CBSE 12th की एग्जाम जुलाई में होने वाले तो पक्का नीट का थोड़ा एक्सटेंशन हमें मिलने ही वाला है, तब तक शायद हम सब कुछ खत्म कर पाए। चलो, तो यहाँ तक हमने क्या किया कि भाई हमारे जितने भी टॉपिक थे, कितने रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक चार्ज, उसके जितने भी MCQ थे वो हमने खत्म किए, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज के रिलेटेड जितने कंसेप्ट पेज थे वो हमने यहाँ तक देखा। हम एक सीरीज में एक छोटा सा वीडियो रखने वाला 5 से 10 मिनट में, वहां पे आप कंसेप्ट चेक कर पाओगे। अगर आपने सैटरडे संडे NCERT परफेक्ट पढ़ा होगा तो फिर आपको ये आत्मनिर्भर सीरीज, यानी वहां पे कंसेप्ट चेकर रखने वाला हो, लाइक फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू एंड फॉल्स, ऐसे कुछ क्वेश्चन रखने वाला हो, वहां पे आपको खुद को आंसर करना होगा, ठीक है। चले, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट जो हमने एक निर्णय किया है कि भाई हम खत्म करके रहेंगे, फर्स्ट पार्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो था उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज जो टॉपिक था यहाँ पे विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ खत्म हो रहा है। थैंक यू सो मच। हम नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, पार्ट 2। टॉपिक आगे बढ़ते रहेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट 1 है, ठीक है। तो यूनिट 1 यानी चैप्टर नंबर 1 एंड 2, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द कैपेसिटर, वहां तक पूरा सेक्शन खत्म होने वाला है। तो बने रहिए हमारे साथ, जोड़े, घर पे रहिए, सेफ रहिए और फ्यूचर डॉक्टर बनने की तैयारी खूब जोर से कीजिए, जोर शोर से कीजिए। जब हम एग्जाम देके बाहर आए तो जोश के साथ बोलना चाहिए, नीट क्रैक, यही अपना मंत्र है, ठीक है। चलिए यहाँ पे स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।